हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इंटरनेशनल रिलेशन में इंटरनेशनल अफेयर्स वाला पार्ट। बेसिकली इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं किस तरीके से ग्लोबल सोशल पॉलिटिकल इवेंट्स हुए और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में किस तरीके के कौन कौन से ट्रेड्स हुए, मीट्स हुए और बहुत तरीके के इंटरनेशनली अफेयर्स को हम लोग यहाँ पे काउंट करेंगे। बेसिकली अगर हम लोग बात करें इंटरनेशनल अफेयर में तो आपको कुछ कुछ रिलेशंस देखने पड़ेंगे, इंडिया ओमान, इंडिया रशिया, इंडिया इटली रिलेशनशिप और भी बहुत सारा चीज़ देखेंगे, ठीक है ना। इससे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको एमसीक्यू की बैच ज्वाइन करनी है तो यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल आईएसपी सिंप्लीफाइड। वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जो वो बैच होगा उसकी इन्फॉर्मेशन मैंने डाल दी है। एनसीईआरटी एमसीक्यू बेस्ड बैच होने वाला है। 45 डेज में काफ़ी इंटेंसिव उसमें हम लोग प्रिपरेशन करेंगे। सुबह में आपको टॉपिक्स मिलेंगे, शाम में आपको एमसीक्यूज मिलेंगे सारे के सारे, उसको फिर आप सॉल्व करोगे। फिर वी विल प्रोवाइड अ प्राइवेट वीडियो दैट विल बी हाईली ओरिएंटेड टू द एमसीक्यू रिलेटेड टू दैट सब्जेक्ट, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन वाले पार्ट में। इंडिया ओमान बायलैटरल मीट को देखेंगे। सबसे पहले 16 दिसंबर 2023 को सुल्तान ऑफ ओमान जो है सुल्तान हैताम बिन तारिक वो विजिट करते हैं इंडिया को। तो सुल्तान हैताम बिन तारिक जो विजिट करते हैं इंडिया को, ऑफिशियल स्टेट विजिट था उनका। ऑफिशियल स्टेट विजिट करने का यही मतलब हो गया कि ये जो विजिट था वो कैजुअल नहीं था, वो स्टेट की तरफ से विजिट किए थे, ठीक है ना। 25 साल में ये पहला सोवरेनिटी गेन करने के बाद ये फर्स्ट विजिट था उनका, ठीक है ना। तो फिर बेसिकली अगर ओमान की बात करें तो ओमान से पहले उसकी बॉर्डर कंट्रीज को समझ लेते हैं। यूएई जो नॉर्थ ईस्ट से टच करता है ओमान को, सऊदी अरेबिया जो वेस्ट से, और फिर यमन की बात कर लेते हैं वो साउथ वेस्ट से टच करता है। सऊदी को अगर हम लोग देखेंगे मैप में तो थोड़ा सा वेस्ट भी टच होता है ओमान से और साथ साथ में साउथ वेस्ट टच भी होता है, ठीक है ना। यमन उसको साउथ वेस्ट से टच करता है। इसी के साथ बात कर लेते हैं कुछ और स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की ओमान से रिलेटेड। तो देखो, तो बात करें जो लार्जेस्ट डेजर्ट है ना ओमान का, तो वो है आपको रब अल खाली। रब अल खाली इज द लार्जेस्ट डेजर्ट। मैं लिख देता हूं रब अल खाली, ठीक है। इसका मतलब होता है एम्प्टी क्वार्टर, वन ऑफ द लार्जेस्ट कंटिन्यूस सैंड डेजर्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। रिवर की बात कर लेते हैं। ओमान के पास कोई पेरेनियल रिवर नहीं है, साल भर उसमें पानी रह नहीं सकता है उसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन की वजह से, लेकिन कुछ सीजनल रेंस होते हैं, वादीज दैट इज सीजनल रिवर बेड्स होते हैं जो कि वहाँ पे फ्लो करते हैं। और अगर हम लोग बात करें तो वादी बानी खालिद, जिसको हम लोग नेचुरल पूल्स भी कहते हैं, बहुत ही स्टनिंग सीनरी वहाँ पे इसकी वजह से बनते हैं, ठीक है। और अगर कुछ बात कर ले तो हाईएस्ट माउंटेन्स की बात कर लेते हैं। जबल साम्स जो कि सिचुएटेड है आपको अल हजर माउंटेन रेंज में, वो वहाँ पे हाईएस्ट माउंटेन है ओमान का, ठीक है। ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं। ओमान लोकेटेड है आपको साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अरेबियन पेनिनसुला, अरेबियन पेनिनसुला के साउथ ईस्टर्न कोस्ट में लोकेटेड है। बॉर्डर करता है अरेबियन सी को, गल्फ ऑफ ओमान को और पर्शियन गल्फ को, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको जानना जरूरी था। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इस जो इंडियन ओमान बायलैटरल मीट हुआ है उसमें आखिर कुछ कुछ चीज़ों को रखा गया है सामने, वो क्या क्या है, इन्फॉर्मेशन को समझते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो जॉइंट विजन पार्टनरशिप की बात की गई है। इंडिया और ओमान ने अडॉप्ट किया है इंडिया ओमान जॉइंट विजन पार्टनरशिप। किस चीज़ के लिए? तो फ्यूचर, बेसिकली देखो क्या करना है ना कि बायलैटरल कोऑपरेशंस को बढ़ाना है, उसके साथ साथ फ्यूचर कोलैबोरेशंस पे ध्यान देना है इन दोनों कंट्री के बीच में। जो विजन डॉक्यूमेंट है वो फोकस करता है किस तरीके से पार्टनरशिप को बिल्ड करेंगे, और जो तरीका होगा उसमें 8 से 10 एरियाज पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, 8 to 10 एरियाज पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। ये जो एरियाज हैं जिस पे ध्यान दिया जाएगा वो एरियाज कंसिस्ट करते हैं मैरीटाइम कोऑपरेशन, कनेक्टिविटी, एनर्जी सिक्योरिटी, स्पेस, डिजिटल पेमेंट्स, हेल्थ, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, ठीक है। ये एरियाज को ध्यान रखिएगा क्योंकि इस एरिया से कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। मतलब डायरेक्टली तो नहीं आप प्रीलिम्स में एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन इंडिया ओमान रिलेशनशिप पे अगर कुछ आए आपको लिखने को तो आप एटलीस्ट 8 to 10 एरियाज में से 5 to 6 आपके पास होना चाहिए। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इजीली बता दोगे। तो जो बायलैटरल मीट हुआ दोनों तरफ से, तो उस बायलैटरल एग्रीमेंट में आखिर क्या क्या हुआ, तो बेसिकली बात हुई कि हम एग्री करते हैं कि आपकी आईटी कोऑपरेशन में हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे, फिर फिनेंशियल क्राइम्स को कॉम्बैट करने में मदद करेंगे, कल्चरल टाइज होगा हमारे और आपके बीच में, हिंदी चेयर की एक स्टैब्लिशमेंट करेंगे ओमान में, ठीक है ना। साथ साथ में ही केपा के अंडर में, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर में कुछ ऑनगोइंग डिसीजंस था जो पेंडिंग था, उसको फिर से प्रोसेस में लाएंगे और इकोनॉमिक टाइज को बढ़ाएंगे, ठीक है ना। केपा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इसमें इकोनॉमिक की ही बात होती है, ठीक है। ओमान इंडिया इन्वेस्टमेंट फंड की बात कर लेते हैं। अनाउंस किया गया कि इसको 3 लेयर में 3 ट्रांच में $300 मिलियन जो होगा ना वो इन्वेस्ट किया जाएगा इंडियन इकोनॉमी में, ठीक है। तो याद रखिएगा ओमान की तरफ से इंडियन इकोनॉमी में 3 लेयर में $300 मिलियन को $US को फंड किया जाएगा, मतलब एक तरह से इन्वेस्ट किया जाएगा, फंड कहना सही नहीं है यहाँ पे। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं
डिजिटल पेमेंट्स एंड ट्रेड की बात हुई है, दैट इज इंडिया आपको पता है डिजिटल पेमेंट में काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, काफ़ी अच्छे एक लेवल पे पहुंच चुका है, एक अच्छा उम्दा उसका डिस्प्ले है। अगर डिजिटल पेमेंट की बात हो और यूपीआई की बात ना हो, ये तो पॉसिबल नहीं है। यूपीआई स्टैंड फॉर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है ना। यह एक पेमेंट सिस्टम है, बेसिकली इंडिया के सोशियो इकोनॉमिक डिजिटल डिवाइड को ये बहुत ही तेजी तरीके से इस गैप को भरा है, ठीक है ना। तो यूपीआई की बात कर ले, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, तो यह एक एडवांस्ड वर्जन है इमीडिएट पेमेंट सर्विस का। इमीडिएट पेमेंट सर्विस कहने क्या मतलब हो गया, आईएमपीएस का, ठीक है। इमीडिएट पेमेंट सर्विस का मतलब आईएमपीएस हो गया। बेसिकली ये राउंड द क्लॉक फंड ट्रांसफर की बात करता है, कैशलेस पेमेंट ट्रांसफर होगा, फास्टर होगा, ईजियर और स्मूदर वे में होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक कीवर्ड याद रखिएगा, इमीडिएट फंड ट्रांसफर, ठीक है ना, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। फिर हम लोग बात करते हैं इंडिया का जो यूपीआई है वो काफ़ी अच्छा काम किया है और ओमानी प्लेटफॉर्म फॉर डिजिटल पेमेंट्स है, उसके साथ ये मिलकर काम करेगा, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। देखो कुछ लोग बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मैंने देखा बहुत सारे कमेंट है जो बहुत सारे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको ना वो चीज़ याद रहेगी। तो आपको क्या करना है, आप मुझे बताओ कि इंडिया ने यूपीआई का जो सिस्टम है ना, यूपीआई के पीछे जो टेक्निकलिटी है वो किस किस कंट्रीज के साथ शेयर किया है। मतलब लो, आप भी लो, मेरी यूपीआई को मैंने इंट्रोड्यूस किया, आप भी इसको यूज़ करके पेमेंट करो, ठीक है। जिस तरीके से मास्टर कार्ड और वीजा कहाँ कहाँ है ये आप बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए पहले क्या होता था, मान लो एक स्वाइप मशीन हो गया, ठीक है। स्वाइप मशीन हो गया, ये मशीन तो हमारा ये पूरा का पूरा सिस्टम हमारा, कंज्यूमर हम, बायर, ट्रेडर सारे हम, लेकिन जब हम पेमेंट करने जाएंगे तो इसका कुछ हिस्सा जाएगा अमेरिका को, ठीक है, क्योंकि वो अमेरिकन कंपनी थी जो पेमेंट गेटवे प्रोवाइड कर रही थी। ऐसा क्यों होगा भाई? बिल्कुल होगा, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स की कैपेसिटी आपके पास थी नहीं, लेकिन लाया गया। अब धीरे धीरे बहुत ज़्यादा हो गया है। आप छोटे छोटे वेंडर्स के पास चले जाओ, कॉबलर्स, बाबर्स, जिसके पास चले जाओ, आपके पास एक क्यूआर कोड स्कैनर मिलेगा, आप आराम से उससे पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा डिजिटल जो डिविडेंड था, डिजिटल डिवाइड था, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से सोशियो इकोनॉमिक एंगल से बढ़ाया है। आप बात कर सकते हो सोशियो एंगल कैसे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मान लो अगर आपके पास, सबके पास एक डिजिटल फ़ोन है, ठीक है, डिजिटल फ़ोन है और उनके पास जो भी गवर्नमेंट सोशल स्कीम्स मिलती है वो डायरेक्ट डीबीटी होती है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होती है। डीबीटी हो रही है, उनको बैंक जाने की जरूरत नहीं है, वो यूपीआई से ट्रांजैक्शन करेंगे, करते हैं आजकल, ठीक है। फिर बात करते हैं यूपीआई की, तो एडवांस वर्जन है इमीडिएट पेमेंट सिस्टम का, आईएमपीएस का, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। चलिए फिर उसके बाद बात करते हैं कि जो भी, हाँ, तो एक और पॉसिबिलिटी की बात की गई है कि किसी तरीके से कंडक्ट किया जाएगा ट्रेड इन इंडियन रुपीज़ में ट्रेड करेंगे। आपको पता होगा वोस्ट्रो अकाउंट, कुछ दिन पहले वोस्ट्रो अकाउंट काफ़ी न्यूज़ में था। तो रशिया इंडिया की वोस्ट्रो अकाउंट की बात चली थी, रशिया और इंडिया के बीच में जो ट्रेड चल रहा है अभी, जैसे ही रशिया और वो वॉर हुआ है यूक्रेन का, तो इंडिया रशिया काफ़ी क्लोज आ गया है। और ये कोई गेम नहीं है, ये कोई वो नहीं है कि सेकेंड फेस है। इंडिया हमेशा रशिया के साथ रहा है और रशिया हमेशा इंडिया के साथ रहा है। तो इंडिया ने क्या किया, रशिया ने एग्री किया, ठीक है चलो आप कह रहे हो तो हम एक काम करते हैं, इंडिया में एक बैंक रहेगा, एसबीआई की ब्रांच मान लो, जिसमें आप पैसे आईएनआर में जमा करना, एक रहेगा रशिया में, उसमें हम पैसे रूबल में जमा करेंगे, ठीक है। मतलब आपको जितनी पैसा देना है वो उसमें ही जमा कर दो, हम वहीं से देख लेंगे, ठीक है। वोस्ट्रो अकाउंट ये हो गया। इसी तरीके से एक कंट्री के साथ और है, अगर आपको याद हो बता देना। और साथ साथ में ही ओमान के साथ रीजनल और इंटरनेशनल इशूज़ पे भी बात हुई, लीडर्स ने बिल्कुल ओमान के हैं तो डिस्कस करेंगे ग्लोबल मैटर्स पे, और ग्लोबल मैटर्स की बात होगी तो हमास इजराइल कॉन्फ्लिक्ट की बात होगी, ठीक है। तो साथ साथ में अगर हम लोग बोले तो नॉर्मली जब भी इंडिया कंक्लूड करता है तो आपको पता है कि ज़्यादा वायलेंस पे तो इंडिया सपोर्ट नहीं करता है, तो यहाँ पे 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात की गई इंडिया इजराइल पैलेस्टाइनियन इशू पे, ठीक है। चलिए तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। अच्छा एक चीज़ और समझ लीजिए, एनपीसीआई, ठीक है, यूपीआई की बात की है तो एनपीसीआई की बात कर लेते हैं। यूपीआई तो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना, एनपीसीआई, वो यूपीआई को एक तरीके से उसका बिगेस्ट एक तरीके से जंक्शन हो गया वो, जिसमें बहुत सारे जंक्शंस थे जिसके थ्रू पेमेंट सर्विस होता था, लेकिन यूपीआई जो है ना वो टॉप यूपीआई हो गया। यूपीआई का जो एप्लीकेशंस हैं, जो वेज हैं, वो तरीका जो था वो टॉप पे पहुंच गया, ठीक है। कुछ यूपीआई ऐप्स में बताता हूँ, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, अमेजन पे, वीम, बाद में आप समझ सकते हो, ठीक है ना। तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात कर लें, एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑपरेट करता है रिटेल पेमेंट्स में, सेटलमेंट सिस्टम की बात करता है इंडिया में। यह एक इनिशिएटिव है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के द्वारा, ये दोनों का जॉइंट वेंचर है ये, ठीक है ना। इसको लाया गया अंडर द प्रोविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के एम्बेड में, ठीक है ना। अब अगर हम लोग बात करें नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में, तो यह जो इनिशिएटिव है ना वो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है,
नॉट फॉर प्रॉफिट है। इसको लाया गया था आपको किसके प्रोविजन के अंदर में, सेक्शन 25 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 के एम्बिट में। ठीक है, देखो मैं इसको इसलिए तेजी से बता दे रहा हूँ क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाईली स्टैटिक फैक्ट है जो आप कहीं ना कहीं पढ़ रखे होगे इकोनॉमी में, पॉलिटी में, इन्वायरमेंट पे, उसको मैं दे देता हूँ। ठीक है जिससे आपको मदद हो। तो ये रहा हमारा इंडिया ओमान का बायलैटरल मीट। मैंने जितनी इन्फॉर्मेशन दी है उससे आप मेंस में भी इंडिया ओमान रिलेशन को अच्छे से लिख सकते हो। अब बात करते हैं इंडिया रशिया बायलैटरल मीट के बारे में। इंडिया रशिया के बायलैटरल मीट की बात कर लेते हैं। सॉरी, देखिए 25 से 29 दिसंबर 2023 को एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो हमारे एस जयशंकर जी हैं वो विजिट करते हैं रशिया को एक बायलैटरल मीट के लिए। ठीक है, देखिए बायलैटरल मीट की बात हो जहां पे दोनों कंट्री मिलेंगे, आपस में एग्रीमेंट साइन होगी, लेकिन साइन किस पे एग्रीमेंट हुई, तो न्यूक्लियर पावर पे यहाँ पे साइन हुआ है। ठीक है ना, न्यूक्लियर पावर पे साइन हुआ है। साथ में ही आपको पता होगा रशिया कुंडलकुलम पावर प्लांट जो कि तमिलनाडु में है, उसके साथ साथ जो कुछ एरियाज हैं जहाँ पे इंडिया और रशिया का एक फिट बैठा है वो है मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल्स और बहुत सारे मेडिकल डिवाइसेस पे। ठीक है, मेडिकल डिवाइसेस कहने का क्या मतलब हुआ, वैसे डिवाइसेस जो मेडिसिन, जो कि साइंस के फील्ड में, मेडिसिनल फील्ड में यूज होता है, जैसे ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईईजी इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में अगर जनरल साइंस पढ़ रखे हो तो। ईईजी इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम है वो किस चीज़ के लिए यूज होता है, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यूज होता है किस चीज़ के लिए। ठीक है, चलिए अगर हम लोग बात करें इंडिया रशिया बायलैटरल मीटिंग के कुछ की हाइलाइट्स की, तो कुछ इकोनॉमिक कोलैबोरेशंस के एस्पेक्ट में बात कर लेते हैं। कुछ स्ट्रैटेजिक कोलैबोरेशंस भी हुए, जैसे कहाँ किस फील्ड में हुए होंगे, तो बिल्कुल रशिया के साथ बात हो रही है तो डिफेंस में होगा, स्पेस में होगा, स्पेस एक्सप्लोरेशन में होगा, न्यूक्लियर एनर्जी में तो हुआ ही, और कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी की शेयर करने की बात की गई है। ठीक है ना, फिर बहुत सारे एग्रीमेंट किए गए हैं जिसमें हम लोग रशिया के साथ हाइड्रोकार्बन्स के टर्म में हाइड्रोजन और कार्बन की जो कंपाउंड बनती है, एलिमेंट बनती है, उसमें इंडियन मार्केट में उसको इंक्लूड करना है। मतलब रशिया जो है अपने हाइड्रोकार्बन्स के एक्सपोर्ट्स को इंडिया के मार्केट में बढ़ाना चाहता है। ठीक है, साथ साथ में ही एक कोऑपरेशन फाइनलाइज हुआ है किसके, फार ईस्ट के एंगल से अगर देखा जाए तो, फॉर एन अर्ली EAEU इंडिया FTA नेगोशिएशन। व्हाट इज EAEU हम लोग समझेंगे। EAEU स्टैंड फॉर यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन। चलिए मैं लिख देता हूं इसको, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन। ठीक है, और FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएशंस। देखो अब यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन की बात हो रही है तो समझते हैं यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन है क्या। यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन जो है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है फॉर रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, जिसको प्लेइंग फील्ड में लाया गया 1 जनवरी 2015 से। तो ये फील्ड में आपको आया, एग्जिस्टेंस में आया 1 जनवरी 2015 में। ठीक है, इसी के साथ साथ बात कर लें, जो EAEU है वो प्रोवाइड करता है फ्री मूवमेंट्स ऑफ गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल एंड लेबर विद इन द बॉर्डर्स। मतलब बॉर्डर्स के अंदर में अगर आपको फ्री मूवमेंट करना है गुड्स को लेके, सर्विसेज को लेके, कैपिटल को लेके, लेबर को लेके, वो भी बॉर्डर्स के अंदर में, तो आप कर सकते हो। मैंने अभी आपको बताया नहीं कि EAEU जो उसके मेंबर स्टेट्स कौन कौन से हैं। मेंबर स्टेट्स कहने का मतलब इनके अंदर ही आप कर सकते हो। ठीक है, तो जो EAEU है वो आपको परस्यूज करता है, कोऑर्डिनेट करता है, हार्मोनाइज करता है कि किसी तरह ऐसी पॉलिसीज लाओ जिसमें बहुत सारे सेक्टर्स जो डिटरमाइन किए जाएंगे, बहुत सारे ट्रीटीज जो होंगे इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स में, उसको यूनियन के अंदर ही सॉल्व किया जाए। जो मेंबर स्टेट्स हैं यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के, वो आपको हैं रिपब्लिक ऑफ आर्मेनिया, रिपब्लिक ऑफ बेलारूस, रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान, द किर्गिज रिपब्लिक एंड द रशियन फेडरेशन। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसमें इंडिया का भी कुछ थोड़ा स्पेस बनने की बात हो रही है। हालांकि इसको मेंबर तो नहीं बनाए हैं, ना बनाने की बात की है, लेकिन उनकी जो इकॉनमी होगी उसमें कुछ ना कुछ कोऑपरेशंस को बढ़ाया जाएगा फार ईस्ट पॉलिसी के एम्बेट में। ठीक है ना, अब बात कर लेते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट एग्रीमेंट जो हुआ इंडिया रशिया के बीच में। ठीक है, इंडिया ने साइन, ऑलरेडी पता है आपको कि कुछ और फ्यूचर यूनिट्स को लाया जाएगा कुंडलकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट में तमिलनाडु में। ठीक है, कुंडलकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट में कुछ और यूनिट्स को ऐड किया जाएगा। इंडिया ऑपरेट करता है 2 रशियन बिल्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट, 2 रशियन बिल्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट को इंडिया डील कर रहा है, और 4 अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है। टोटल 6 मंगाया गया था। ठीक है, टोटल रशिया से 6 मांगा गया था। आप मुझे बताना फ्रांस से कितना था, USA से कितना डिमांड किया गया था। फ्रांस USA और कनाडा से। ठीक है, कनाडा का कांडू रिएक्टर है, आपको पता होगा। ठीक है, तो आप मुझे फ्रांस और USA का बता देना अगर आपको पता होगा तो। कुंडलकुलम इंडिया का लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ये इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी आपको मार्च 2002 में, ये ध्यान रखिएगा तो रख लीजिएगा। ठीक है, मार्च 2002 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी। फर्स्ट इसकी फुल कैपेसिटी से स्टार्ट, देखो पहली इसकी जो ऑपरेटिंग थी वो स्टार्ट हो चुकी थी फुल कैपेसिटी में फरवरी 2016 में,
लेकिन बाद में इसको देखा जा रहा है कि जो भी ऑपरेशनल हैं जो मिडवे में हैं वो फुल्ली कैपेसिटी से ऑपरेशनल हो जाएंगे 2027 तक। ये एक्सपेक्टेड है, ये एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, चलिए कुछ डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स की बात कर लेते हैं। कुछ एफर्ट्स लगाए गए शेयर्ड इंटरेस्ट पे मल्टी लेटरल फोरम्स में, जैसे कि ब्रिक्स हो गया, सी हो गया, यूएनएफएस हो गया, उसके एम्बिट में भी बात हुई है। ठीक है, चलिए तो ये आपको पता होना चाहिए बेसिक चीज़। अब बात करेंगे कैसे इंडियन नेवी ने मदद किया हाईजेक्ड शिप को अरेबियन सी में। ठीक है ना, मतलब एक शिप थी जो माल्टा की शिप थी जिसको हाईजेक कर लिया गया था रिबल्स के द्वारा, या फिर आप कह सकते हो रिबल्स के द्वारा, उनको इंडियन नेवी ने किस तरीके से बचा लिया। चलिए तो हम लोग समझते हैं बेसिकली अरेबियन सी में माल्टा फ्लैग्ड वेसल थी। वेसल की नाम भी जान लीजिए, वैसे नॉट सो इंपॉर्टेंट, लेकिन एमवी रूएन, ठीक है ना, इसको हाईजेक किया गया था पायरेट्स के द्वारा। ठीक है, जो इंडियन नेवी थी उन्होंने स्विफ्टली इंटरवेन किया और गल्फ ऑफ एडन जो लोकेशन थी वहाँ पर इंटरसेप्ट करके वेसल को अपने रूट में बचाया। ठीक है ना, बेसिकली आपको ये समझना चाहिए जो गल्फ ऑफ एडन है उसके बारे में। गल्फ ऑफ एडन एक पोर्ट सिटी है यमन के कोस्ट पे, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, बाउंडेड है आपको साउथ में सोमालिया है इसके, और स्कोटरा आइलैंड है जो कि पार्ट ऑफ यमन है नॉर्थ में। ठीक है ना, इसके साथ साथ ईस्ट में इसके अरेबियन सी है और वेस्ट में जिबूटी है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसके साथ साथ आपको हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी पता होना चाहिए। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं पता है, सबको ट्रिक्स मालूम होती हैं, लेकिन फिर भी आप कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स, जिसको EUNAV फॉर कहते हैं। ठीक है ना, इसका ऑपरेशन एटलांटा चला जो कि एक जॉइंट एफर्ट था एंटी पायरेसी ऑपरेशन के लिए। ये आपको पूछेगा एग्जाम में, पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। देखिए यूएसए भी काफ़ी ज़्यादा प्रोएक्टिव है कि किस तरीके से जो भी पायरेट्स का अटैक है, या फिर जो जो कहते हैं एज पर यूएसए ईरानियन मोटिवेटेड जो अटैक हो रहा है किसी भी शिप पे, क्योंकि यहाँ पे जो ईरान जो पैलेस्टाइन और इसराइल का वॉर चल रहा है उससे मोटिवेट होके, तो हो सकता है इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होगा। अभी हाल में ही कल या परसों कुछ ऐसे भी अटैक्स देखे गए थे। ठीक है, तो मैरीटाइम पायरेसी ओवरव्यू की बात कर लेते हैं। ये आपको डिफाइन किया गया आर्टिकल 101 के एम्बेट में अंडर द यूएन क्लॉज। यूएन क्लॉज के बारे में समझते हैं। देखो यूएन क्लॉज के बारे में समझना है। यूएन क्लॉज स्टैंड फॉर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सीज। यूएन क्लॉज 1982 में इसको इंटरनेशनल एग्रीमेंट के साथ स्टैब्लिश किया जाता है अंडर द लीगल फ्रेमवर्क फॉर मैरीन एंड मैरीटाइम एक्टिविटीज। देखिए याद रखिएगा, मरीन एक्टिविटीज एंड मैरीटाइम एक्टिविटीज दोनों के लिए किया गया है। साथ साथ में आपको हम जान लें इसको, जिसको यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर लॉज ऑफ सीज यूएन क्लॉज कहते हैं, इसको लॉ ऑफ सीज भी कहते हैं। या बेसिकली पूरे मेराइन सिस्टम को डिवाइड करता है 5 मेन जोन्स में, जिसमें हम लोग जानते हैं, सुने होंगे आप, इंटरनल वाटर जोन, टेरिटोरियल सीज, कंटिजेंस जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। आप इकोनॉमी में बहुत सुनते होंगे SEZ EEZ, तो मैं बात कर रहा हूँ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की। और एक होता है हाई सीज। ठीक है ना, अगर हम लोग बात करें तो जो भी फ्रेमवर्क होता है स्टेट ज्यूरिसडिक्शंस का मैरीटाइम स्पेसेस में, ये डिसाइड करता है, और साथ साथ में ही एक लीगल स्टेटस भी प्रोवाइड करता है डिफरेंट मैरीटाइम जोन्स को। ठीक है, और एक बात कर लें, जो बैकबोन होता है ऑफशोर गवर्नेंस का, ये किसी भी कोस्टल स्टेट में या नेविगेटिंग स्टेट में, ओशन में, ये भी यूएन क्लॉज के एम्बेट में आता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो एक चीज समझते हैं, मैरीटाइम जोन्स के बारे में जान लेते हैं। थोड़ा सा जान लोगे तो आपको आसानी रहेगी। चलिए ठीक है, देखो मतलब मैं सारी इंफॉर्मेशन तो यहाँ नहीं लिख सकता हूँ, स्पेस से लो, लेकिन फिर भी समझते हैं। देखो मान लो ये लैंड हो गया, तो ना एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करते हैं। मान लो ये एक रेफरेंस लाइन हो गया। ठीक है, एक रेफरेंस लाइन ये हो गया, और इसी के साथ साथ देखो समझेंगे तो इसके पीछे चले जाओ, ये सारे इंटरनल वाटर हो गए, इंटरनल वाटर। ठीक है, इंटरनल वाटर हो गया। और अगर इस रेफरेंस लाइन कहिए या बेस लाइन कहिए ज़्यादा सही रहेगा, बेस लाइन से आप यहां से मेजर कीजिए यहां तक 12 नॉटिकल माइल। ठीक है ना, बेस लाइन से अगर आप नेविगेट कीजिएगा 12 नॉटिकल माइल। एक चीज तो आप समझ लीजिए, एक नॉटिकल माइल का मतलब होता है 1.85 किलोमीटर। ठीक है ना, 1.85 किलोमीटर, तो 12 नॉटिकल माइल को मल्टीप्लाई कर लो, तो ये जो डिस्टेंस होगा, ये जो नॉटिकल माइल का होगा, ये 12 नॉटिकल माइल हो गया। अब हम लोग और आगे मूव करते हैं, यहां से इस पॉइंट से और आगे लेते हैं 12 नॉटिकल माइल का। ठीक है, 12 नॉटिकल माइल मतलब 12 नॉटिकल माइल को कंसिडर करते हैं। ठीक है ना, तो देखो, तो ये जो पहला 12 नॉटिकल माइल हुआ वो हुआ टेरिटोरियल सी,
अगले का हो जाए कंटीजियस जोन, कंटीजियस जोन, ठीक है। अब अगर बात कर ले, ठीक है ना, अगर बात कर ले और देखो अब हम लोग क्या करेंगे, बेस लाइन से मूव करेंगे, बेस लाइन से मूव करते हुए जाएंगे कोने तक, एक कहां तक कंसीडर करेंगे, 200 नॉटिकल माइल तक, 200 नॉटिकल माइल को, ठीक है ना। तो ये टोटल 200 नॉटिकल माइल हुआ ना, उसमें से क्या करते हैं 12 नॉटिकल माइल को घटा देते हैं, तो बचा ये आपको। तो ये टोटल जो डिस्टेंस हो गया ना, उसको कहते हैं स्पेस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ईईजेड कहते हैं। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आपको कंटीजियस जोन भी आता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और इसके बाद का जो रीजन होगा वो हाई सीज होता है, हाई सीज, ठीक है। और आप यहां से देख सकते हो तो कॉन्टिनेंटल जोन भी होता है, उसको छोड़ दो, ठीक है। अब देखो हम आपको एक बात बताते हैं, जो 12 नॉटिकल माइल यहां से यहां कंसीडर हुई थी ना, यहां से ये पीछे, तो आप इसके पीछे चले जाओ, ये सारा नेशनल एयर स्पेस होता है, ठीक है, नेशनल एयर स्पेस होता है। और इसके इधर चले जाओ, ये इंटरनेशनल एयर स्पेस होता है, इंटरनेशनल एयर स्पेस होता है, ठीक है। इसके बाहर चले जाओ सारा का सारा। तो ये बेसिक हो गया। बेस लाइन क्या हुआ, कुछ नहीं है, एक लो वाटर लाइन है कोस्ट के अलोंग, जिसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करता है कोस्टल स्टेट, ठीक है, बेसिक सा चीज है, ठीक है। अब बात करेंगे इंटरनल वाटर की। इंटरनल वाटर क्या होता है, वैसे वाटर्स ऑन द लैंडवर्ड साइड ऑफ द बेस लाइन, जहां पे आपको जिसकी ब्रेथ टेरिटोरियल सी, जिसकी ब्रेथ से ही टेरिटोरियल सी मेजर होती है, ठीक है। टेरिटोरियल सी की बात कर लेते हैं, ये एक्सटेंड होता है सी की तरफ अप टू 12 नॉटिकल माइल बेस लाइन से, ये तो हम लोगों ने बता दिया। एक नॉटिकल माइल वो बेसिकली जो कैलकुलेट करते हैं उसको सरकमफेरेंस ऑफ द अर्थ से मेजर किया जाता है, जो कि इक्वल होता है 1 मिनट ऑफ लैटिट्यूड, 1 मिनट ऑफ द लैटिट्यूड उसको कहते हैं, ठीक है। लैंड की माइल्स को देखेंगे तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है, बट फिर भी अगर आप इसको किलोमीटर में जानिएगा तो 1 नॉटिकल माइल इज 1.85 किलोमीटर, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये सारी जोन है। ईईजेड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की बात कर लेते हैं। हर एक कोस्टल स्टेट जो होता है वो क्लेम कर सकता है ईईजेड बियॉन्ड एंड एडजेसेंट टू इट्स टेरिटोरियल सी, जो कि एक्सटेंड किया था सी वर्ड में लगभग 200 नॉटिकल माइल उनके बेस लाइन से। आप ईईजेड में कोस्टल स्टेट में, मतलब जब भी आप ईईजेड होगा तो कोस्टल स्टेट के पास क्या क्या पावर होती है समझ लेते हैं। कोई भी कोस्टल स्टेट को ईईजेड में सॉवरेन राइट होता है कि वो एक्सप्लोर कर सकते हैं, एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को, वेदर जीवित हो या मृत हो, लिविंग और नॉन लिविंग, सी बेड पे हो या सब सॉइल पे हो, ठीक है। उसी ईईजेड पे उनके पास होता है राइट टू कैरी आउट एक्टिविटीज, जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वाटर, करंट एंड विंड, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब लास्ट जो हाई सीज की बात कर रहे थे हम लोग, हाई सीज में क्या होता है, ओशन सरफेस एंड द वाटर कॉलम, ईजेड के बाद वाला उसको हम लोग हाई सीज कहते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है और ये भी याद रखिएगा, इसको हम लोग हाई सीज को हम लोग कंसिडर करते हैं द कॉमन हेरिटेज फॉर ऑल मैनकाइंड। यहाँ पे कोई भी जाके कुछ भी कर सकता है, ठीक है, कोई भी जाके कोई भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन इलीगल एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए, ये आपस का एक चीज है, ठीक है ना। पीसफुल पर्पस होना चाहिए, जैसे कि ट्रांजिट हो गया, मराइन साइंस हो गया, अंडर सी एक्सप्लोरेशन हो गया, यहाँ किया जा सकता है। तो होप कि मैंने आपको इसमें सब कुछ बता दिया है, आप खुद से लिख लेना कहीं पे, वो आपको हेल्प करेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे वाले पॉइंट को। हाँ, तो यहीं पे तो मैरिटाइम पायरेसी जो जिसको डिफाइन किया गया अंडर द आर्टिकल 101 ऑफ यूएन क्लॉज, पायरेसी इन्वॉल्व करता है किसको, या तो वायलेंस का एक्ट हो, डिटेंशन हो, वायलेंस का एक्ट हो, डिटेंशन हो, या फिर डेप्रिडेशन हो किसी पर्सनल गेन के लिए हाई सीज में, या फिर आउटसाइड एनी स्टेट ऑफ द जुरिडिक्शन। मतलब हाई सीज में ही मोस्टली होगा क्योंकि वो बाहर का एरिया होता है। मान लीजिए एक सीरियस मैरिटाइम क्राइम है, पायरेसी को सब्जेक्ट किया जाता है इंटरनेशनल लॉ में कि ये रियल में एक सीरियस मैरिटाइम क्राइम है, ठीक है। कुछ पायरेट एक्टिविटीज जोन्स हैं जिसमें नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका, गल्फ ऑफ गुयाना, रेड सी, सोमालिया, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, गल्फ ऑफ एडन, इंडियन ओशन, इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड साउथ ईस्ट एशिया को भी कंसिडर किया जाता है, ठीक है। अब कुछ ग्लोबल इनिशिएटिव्स हैं जो चलाया गया है मैरिटाइम पायरेसी के एम्बिट में ऑन द कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सीज, यूएन क्लॉज। तो ये स्टेब्लिश करता है एक लीगल फ्रेमवर्क जो कि कॉम्बेट करेगा पायरेसी को और फिर इंटरनेशनल कोऑपरेशंस को एड्रेस करेगा, मैरिटाइम थ्रेट्स को कंसिडर करेगा। ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन को चलाया गया है, ये बेसिकली ये जो चलाया गया है ये किसके एम्बिट में चलाया गया है, ये आपको चलाया गया है यूएसए के एम्बिट में। यह एक मल्टीनेशनल सिक्योरिटी इनिशिएटिव है जो कि रेड सी की सिक्योरिटी को कंसिडर करता है। याद रखिएगा ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी की बात करें तब तो ये रेड सी की बात करता है, ये ध्यान होना चाहिए, और चलाया गया यूएसए के द्वारा। ये एग्जाम में पूछेगा तो परेशान मत होना, ठीक है। अब अगर बात करें कन्वेंशन फॉर द सपरेशन ऑफ अनलॉफुल एक्ट अगेंस्ट द सेफ्टी ऑफ मैरिटाइम नेविगेशन 1988 की, तो जो भी ग्लोबल इनिशिएटिव्स हैं अगेंस्ट मैरिटाइम पायरेसी, इसमें एक मल्टीलेटरल ट्रीटी को अडॉप्ट किया गया था 1988 में एट द एसयूए कन्वेंशन इन रोम, ठीक है। बेसिकली इसका जो एम था वो
अप्रोप्रिएट एक्शन लेना था जो जो भी ऐसे अनलॉफुल एक्ट्स को कमिट करते हैं उसके एम्बट में, उनके अगेंस्ट, ठीक है ना। कंबाइंड मैरिटाइम टाइम फोर्सेस की बात कर लेते हैं, सीएमएफ की। एक मल्टीनेशनल नेवल पार्टनरशिप है, प्रोग्राम है जो कि फोकस करता है किस तरीके से टेररिज्म को डिफीट करेंगे, पायरेसी को प्रिवेंट करेंगे, फॉस्टर करेंगे रीजनल कोऑपरेशंस को और प्रमोट करेंगे एक सिक्योर मैरिटाइम एनवायरनमेंट को, ठीक है ना। इसमें 39 मेंबर नेशंस भी इंक्लूडेड है, जो कि इंडिया भी इसका पार्ट है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड इटली। इंडिया और इटली के बीच में जो माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट है उसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले माइग्रेशन एंड मोबिलिटी की बात कर लेते हैं। देखो इंडिया और इटली में ना किस तरीके से एक इरेगुलर माइग्रेशन का कंसेप्ट आ रहा है कि देखो हमें तो इतना पता है कि दो नेशंस के बीच में रिलेशंस अच्छा होना चाहिए, स्ट्रांगर होना चाहिए, लोगों के बीच में आपस का टाइज बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन देखा जा रहा है इंडिया और इटली में जो माइग्रेशन का रेट है या फिर जो रियल माइग्रेशन है, लीगल माइग्रेशन है, वो इरेगुलर माइग्रेशन में कन्वर्ट हो रहे हैं। मतलब कि माइग्रेशन कुछ भी अच्छे ढंग से नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसको फॉस्टर करने के लिए, इसको और अच्छा करने के लिए 27 दिसंबर 2023 को यूनियन कैबिनेट ने चेयर किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ठीक है ना। उन्होंने एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल दिया कि साथ साथ में ही मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने इसको प्रपोज भी किया कि वो रेटिफाई करेंगे माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट गवर्नमेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इटालियन रिपब्लिक के बीच में, ठीक है ना। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव इसका यही था कि जो एग्रीमेंट है इंडिया और इटली का वो फोर्टिफाई करेगा कोलैबोरेशंस को ऑन मैटर्स ऑफ कंसर्निंग इरेगुलर माइग्रेशन, ये टर्म कीवर्ड याद रखिएगा। जबकि ये फॉस्टर करेगा स्ट्रॉन्गर पीपल टू पीपल टाइज को, या फैसिलिटेट करेगा मोबिलिटी को अक्रॉस डाइवर्स सेगमेंट में, इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स होंगे, एक्सचेंज प्रोग्राम्स चलेंगी, स्किल्ड वर्कर्स होंगे, बिजनेस पर्सनस होंगे, यंग प्रोफेशनल्स होंगे, ठीक है। इसी के साथ साथ जो ओवररीचिंग गोल है वो बेसिकली इंकरेज करेंगे कि एक्सचेंज को और अच्छे से कोलैबोरेट की जाए, प्रमोट किया जाए कि रोबस्ट रिलेशनशिप रहे दोनों नेशन के बीच में, स्किल्ड लेबर्स जाएँ, स्किल्ड जो इन्फॉर्मेशन हैं वो हमारे इधर उधर ट्रांसफ़र हों। जो की प्रोविजंस हैं टेम्प्रोरी रेसिडेंस ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बनाया जाएगा। मान लीजिए इसके एम्बिट में क्या होगा, जो ग्रेजुएट टेम्प्रोरी रेसिडेंसी रहेगी कम से कम 12 महीनों के लिए फॉर प्रोफेशनल एक्सपोजर, पोस्ट एकेडमिक और वोकेशनल ट्रेनिंग, मतलब एकेडमिक के बाद भी कम से कम 12 महीनों तक का उनके लिए टेम्प्रेरी रेजिडेंसी का वो रहेगा, प्रबंध रहेगा। साथ में ही रिजर्व्ड कोटास फॉर वर्कर्स के लिए भी प्रोवाइड की जाएगी, मतलब रिजर्व कोटा प्रोवाइड किया जाएगा। सेट कोटास फॉर नॉन सीजनल एंड सीजनल इंडियन वर्कर्स, ठीक है, विद अ स्पेसिफाइड रेंज फॉर 23-25 के एम्बिट में लिया गया है, मतलब 23-25 के ड्यूरेशन में लिया गया है कि कुछ कोटा इंडियन के वर्कर्स के लिए जो सीजनल और नॉन सीजनल होते हैं दोनों के लिए प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है ना। साथ साथ में ही इम्प्लीमेंटेशन की बात कर लेते हैं। तो 5 साल का एग्रीमेंट स्पांस बनाया गया है जो कि ऑटोमेटिकली रिन्यू करेगा, ठीक है ना। जॉइंट वर्किंग ग्रुप JWG बनेगा जो कि ओवरसी करेगा, जो कि ध्यान रखेगा इम्प्लीमेंटेशन पीरियडिकल मीटिंग्स को और एसेस करेगा प्रोग्रेस को और प्रॉस्पर इफेक्टिव मेजर्स को ध्यान रखेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये छोटा सा इंडिया इटली का रिलेशनशिप है ऑन द बेसिस ऑफ मोबिलिटी एग्रीमेंट एंड माइग्रेशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंडिया भूटान टू डिस्कस न्यू रूट्स ऑफ रीजनल कनेक्टिविटी। इंडिया भूटान की बात कर लेते हैं। भूटान हमारा पड़ोसी देश है, ठीक है। साथ साथ में ही आपको पता है चाइना से भी टच करता है, तो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है ये आपको पता होगा। एनीथिंग विच हैज़ पोटेंशियल टू शेयर द वाइबल बॉर्डर विथ चाइना हैज़ द सेम थ्रेट एज द इंडिया एंड चाइना एंड पाकिस्तान, ठीक है ना। तो सेम तरीके का कंसर्न होता है। जो किंग हैं भूटान के जिग्मे खेसनेन नागम्याल वांगचुक, ये विजिट किए थे इंडिया को ड्यूरिंग 3 से लेकर 10 नवंबर 2023। बात क्या हुई, आखिर की हाइलाइट्स क्या है, तो सबसे पहले रीजनल कनेक्टिविटी की बात की गई थी। इंडिया एंड भूटान एक्सप्लोर करेंगे 58 किलोमीटर क्रॉस बॉर्डर जो रेल लिंक है ना, दोनों जगह को नाम याद रखना है, कौन कौन सी जगह की बात हो रही है इसको ध्यान रखना है। तो कौन कौन सा जगह है वो, एक तो समझिए गेलेपू जो भूटान में है और कोकराझार जो असम में है, इस दोनों को 58 किलोमीटर का एक स्ट्रेच में एक्सप्लोर किया जाएगा, क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक बनेगा, ठीक है ना। और साथ साथ में ही 18 किलोमीटर रेल लिंक की बात हुई है बिटवीन सामसे जो भूटान में है और बनराहट जो वेस्ट बंगाल में है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा फॉर द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर द MCQ पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। ट्रेड एंड कनेक्टिविटी की बात करेंगे तो एग्रीमेंट हुआ है किस तरीके से भूटानीज ट्रेड रूट्स को एक्सटेंड किया जाएगा फ्रॉम हल्दीबारी जो वेस्ट बंगाल में है टू चिलाहट्टी आप ऑलरेडी सुन रखे होंगे बांग्लादेश में है। तो ये दोनों जो कनेक्टिविटी होगी जो लोकल ट्रेड एंड कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा और ये बूस्ट करेगा ट्रेड की अपॉर्चुनिटीज़ को, ध्यान रखना है। नाम याद रखिएगा, दिमाग रखिएगा कि हाँ म्यांमार की बात हो रही है, ऐसे बात हो,
ठीक है। इंडिया और भूटान की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, म्यांमार मैंने बोल दिया। फिर बात करेंगे, एक इमिग्रेशन चेक पोस्ट को क्रिएट किया जा रहा है, ठीक है। बेसिकली ये दारंगा सामद्रुप जोंगखार, इसको बनाया जाएगा एज एन इमिग्रेशन चेक पॉइंट जो फैसिलिटेट करेगा एंट्री एंड एग्जिट। एंट्री और एग्जिट किसका? नेशनल्स के साथ साथ, याद रखिएगा, थर्ड कंट्रीज नेशनल को भी चेक करेगा ये, और ये टूरिज्म को प्रमोट करेगा। मान लीजिए कोई अमेरिकन सिटीजन है, ब्रिटेन का कोई सिटीजन है, वो इंडिया आया हुआ है, वो भूटान जाना चाहता है, तो वो इस चेक पॉइंट के थ्रू जा सकता है इजीली, एंड दैट विल प्रमोट द टूरिज्म टू, ठीक है ना। फिर साथ साथ में ही सपोर्ट होगा भूटानीज एसीजेड के प्रोजेक्ट के लिए। एसीजेड मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इंडिया कमिट करता है कि वो सपोर्ट करेगा भूटान के स्पेशल इकोनॉमिक जोन प्रोजेक्ट को थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। कहाँ पे? तो दादगिरी जो असम में है वहाँ पे, और गलेपू तो पता ही है आपको, भूटान वाली रीजन में हो जाएगा। फिर साथ साथ में ही कुछ डेवलपमेंटल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा। इंडिया प्लेज करता है कि वो कंटिन्यू करेगा सपोर्ट भूटान के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, फोकस करेगा 13 5 ईयर प्लान पे। देखिए, अगर हम लोग बात करें, थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जो भूटान है, ठीक है ना, वो कितना मैटर करता है इंडिया के लिए। मैटर तो करता है, ये आपको पता होगा। तो कुछ समझ लेते हैं भूटान के बारे में। भूटान जो है वो नेस्टेड है इंडिया और चाइना के बीच में, और यह एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। माउंटेन्स वैली डोमिनेट करती है यहाँ पे। लैंडस्केप जो है भूटान का बहुत ही सुंदर है। थिम्पू जो है वो कैपिटल है भूटान की। भूटान एक डेमोक्रेसी बनता है 2008 में। कुछ नोटेबल फैक्ट्स हैं, 2008 में भूटान बनता है कैपिटल, मतलब डेमोक्रेसी को एक्ट करता है। फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन जो होता है कंट्री में 2008 में होता है। और अगर हम लोग बात करें तो जो किंग ऑफ भूटान है वो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। जो किंगडम ऑफ भूटान है उसका नाम दिया गया है, एक भूटानीज नेम है, मैं फिर से लिख देता हूँ, ड्रुक ग्याल खाप। ड्रुक ग्याल खाप, ये ध्यान रखेगा। ये बेसिकली इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन, ठीक है ना, लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन। क्लियर है। रिवर की बात कर लेते हैं। लॉन्गेस्ट रिवर जो भूटान की है वो मानस रिवर है, जो कि 376 किलोमीटर की लेंथ है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जब निकलती है ब्रह्मपुत्रा और एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, से एंटर करके वो असम के होते हुए जो बे ऑफ बंगाल में गिरती है, आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में इसकी राइट बैंक और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज क्या है। आलस मत करना, करके देखना, ठीक है ना। धनश्री, मानश्री, शुभांश्री जो भी आएगी आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए, अगर हम लोग आगे बात करें तो लॉन्गेस्ट रिवर मैंने ऑलरेडी बता दिया, मानस रिवर है, जिसकी जो स्ट्रेच है वो 376 किलोमीटर लेंथ है। ये आपको ध्यान होना चाहिए। जो मानस रिवर है वो एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है हिमालयन फुटहिल्स में बिटवीन सदर्न भूटान और इंडिया। जो गवर्नमेंट है भूटान की वो पार्लियामेंट्री मोनार्की है, ये आपको पता होगा। बॉर्डर ऑफ भूटान 2 कंट्रीज शेयर करता है, इंडिया और तिब्बत। तिब्बत हम लोग कह रहे हैं जो कि एक ऑटोनोमस रीजन है चाइना का, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट भूटान। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। एक दो चीज़ और समझ लेते हैं। इंडिया और भूटान का एनर्जी पार्टनरशिप के बारे में समझ लेते हैं। प्रोग्रेस हुआ है 1020 मेगावाट पुंटास सांगुचू 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट एक्सपेंशन की। बेसिकली ये एनर्जी पार्टनरशिप है 2 नॉन हाइड्रो रिन्यूएबल सोलर एनर्जी एंड ग्रीन इनिशिएटिव की बात करेगा, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं, रिकॉल करते हैं ऑपरेशन ऑल क्लियर को। देखो, भूटानी किंग ने रिकॉल कर लिया ऑपरेशन ऑल क्लियर को। 2003 में एक मिलिट्री ऑपरेशन चलाया गया था अगेंस्ट असम सेपरेटिस्ट के लिए, असम सेपरेटिस्ट जो इंसर्जेंट ग्रुप थी उनके लिए, ठीक है ना। तो ये हिस्टोरिकल कोऑपरेशंस को ध्यान रखा गया है। अब बात करेंगे इंडिया यूनाइटेड स्टेट 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग के बारे में। 2+2 मतलब 2 आपके मंत्री लाओ, 2 मेरे मंत्री जाएंगे। मंत्री कहने का क्या मतलब हो गया? 2 हाई लेवल डिग्नेटरीज मान लो, फॉरेन और डिफेंस पोर्टफोलियोज को समझ लो। मिनिस्टर की होल्डिंग्स होगी जो बिलोंग करेंगे फॉरेन और डिफेंस पोर्टफोलियोज से, और आपस में मिलेंगे, 2 आपकी कंट्री के 2 मेरी कंट्री के। बैठ के बात करते हैं किस तरीके से हमारे जो बीच में इंटरलिंकिंग कंसेप्ट्स हैं फॉर द एनहांसमेंट ऑफ द स्कोप ऑफ द डायलॉग, वो देखते हैं कितना ज़्यादा डेप्थ होता है उसका। बस समझ लो 2+2 यही है, ठीक है। इसमें ये जो 2+2 मैकेनिज्म है वो करेगा क्या? ये इनेबल करेगा पार्टनर्स को कि आप समझो एक दूसरे को अच्छे तरीके से, और एक दूसरे के स्ट्रैटेजिक कंसर्न को अप्रिशिएट करो, और एक दूसरे के स्ट्रैटेजिक जो कंसर्न्स हैं उसको, उसकी सेंसिटिविटी को दिमाग में रखो, और पॉलिटिकल फैक्टर्स को भी रखो दोनों साइड के एक दूसरे के दिमाग में। और उसके बाद फिर बात करो किस तरीके से लोग अप्रोच करेंगे किसी भी सोशल इकोनॉमिकल एस्पेक्ट में और पॉलिटिकल एस्पेक्ट में, ठीक है ना। इंडिया का 2+2 पार्टनर कौन है? यूएस इंडिया का ओल्डेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट 2+2 पार्टनर है। एडिशनली इंडिया हेल्ड करता है 2+2 मीटिंग विद ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूके एंड रसिया। तो टोटल कितना हो गया? मैं फिर से बता देता हूँ, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूके, रसिया और यूएसए। तो टोटल हो गया 5 हो गया। आप कमेंट सेक्शन में बताना क्या 5 से ज़्यादा है क्या?
ये आप बताना मुझे, ठीक है। तो 2+2 अभी हाल में ही 5वां एडिशन हुआ है इंडिया यूएसए का मिनिस्ट्रियल मीट का, मिनिस्ट्रियल डायलॉग का, और ये हुआ आपको दिल्ली में। यूएस के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस आए थे मिस्टर लॉयड ऑस्टिन, और इंडियन डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह ने पार्टिसिपेट किया था इसमें, ठीक है। बहुत ही सुंदर डायलॉग होता है। अगर इसमें कुछ कंक्लूजन्स होते हैं तो वो स्ट्रेंथन करते हैं हमारे बायलैटरल टाइज को। तो ऑब्जेक्टिविटी क्या है इसका, ये स्ट्रेंथन करेगा प्रोग्रेस को वेरियस एरियाज ऑफ बायलैटरल कोऑपरेशन में, जिसमें डिफेंस हो गया, सेमीकंडक्टर्स हो गया, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की बात करेगा, स्पेस, हेल्थ, etc। जो 2+2 मीटिंग्स हैं उसको एनुअली हेल्ड किया जाता है यूएस लीडर्स के साथ सिंस 2018, लेकिन 2021 में नहीं हुआ था ये, बस 2021 में नहीं हुआ था कोविड की वजह से। अब कुछ हाइलाइट्स जान लेते हैं, आखिर मीट हुआ 2+2 मीटिंग, तो कुछ तो हाइलाइट्स हुए होंगे, कुछ तो पॉइंट्स, कुछ तो फैक्टर निकल के आए होंगे। सबसे पहला फैक्टर है डिफेंस कोलैबोरेशन की बात कर लेते हैं। तो जॉइंट एफर्ट लगाया जाएगा कि हम लोग को डेवलप करेंगे, को प्रोड्यूस करेंगे डिफेंस सिस्टम को, मतलब दोनों मिलके, इंडिया और अमेरिका दोनों डिफेंस में काम करेंगे साथ मिलके। अभी कुछ नेगोशिएशंस चल रहे हैं MQ-9B यूएवी पे, यूएवी मीन्स अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स पे, और F-414 जेट इंजन मैन्युफैक्चरिंग पे बात चल रही है। इसी के साथ साथ सप्लाई चेन रेजिलियंस की बात चली है। बेसिकली जो सिक्योरिटी का फाइनलाइजेशन था, किस चीज़ के लिए, सप्लाई अरेंजमेंट के लिए, इसको SOSA कहते हैं, दैट इज सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट। तो इसमें क्या होगा, जो बेसिकली डिफेंस इंडस्ट्रियल इंटीग्रेशन जो है, मतलब डिफेंस को लाओ, इंडस्ट्री को लाओ, इंटीग्रेट करो, इसके इन्हांसमेंट की बात होगी। इसमें ज़्यादा एंटिसिपेशन होगा, इन्हांसमेंट ज़्यादा होगा, ठीक है ना। फिर इन्फेंट्री व्हीकल कोऑपरेशन की बात होगी, जो डिस्कशंस हुए ऑन स्ट्राइकर एंड प्लान किया गया कि फॉर्मल कोऑपरेशन जो इंडियन मिलिट्री नीड्स में है उसको बढ़ावा दिया जाए। फिर डिफेंस टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं, रिव्यू हुआ, और साथ साथ में वैसे प्रोग्रेस को चेक किया गया। इंडिया यूएस डिफेंस इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम में, इसको INDUS-X कहते हैं, फॉर एक्सपेंडेड स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप के लिए। मैरीटाइम सिक्योरिटी की भी बात हुई, हाल में ही मैरीटाइम सिक्योरिटी काफ़ी न्यूज़ में था, तो इसकी भी बात हो रही थी। इंडिया जो है वो फुल मेंबरशिप रख रखा है कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस की, एक मल्टीलेटरल कंस्ट्रक्शन हेडक्वार्टर भी है इसके पास बहरीन में। इसके साथ साथ सिग्नल्स कमिटमेंट टू रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात करता है इंडिया। देखो रीजनल मैरीटाइम, अभी जस्ट आपको पता चला ना कि जैसे इंडियन नेवी ने प्रोटेक्ट किया, तो इस चीज़ों का ध्यान रखता है इंडिया, ठीक है ना। इंडो पैसिफिक स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं, तो कुछ मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात हुई, कुछ शेयर्ड फोकस कंसर्न रखा गया, जिसमें स्टेबिलिटी की इंपॉर्टेंस के बारे में बात की गई, ठीक है ना, कि सी लेन जो है, जिधर से मैरीटाइम ट्रेड्स होते हैं, उसको किस तरीके से स्टेबल रखा जाए। स्टेबल मतलब कोई भी उसमें हिंडरेंस ना आए, कोई भी उस पर टैक्स ना हो, ठीक है ना, तो उसके सेफगार्ड करने की बात की गई है। अब स्पेस और सेमीकंडक्टर कोलैबोरेशंस की बात कर लेते हैं। तो इंडिया यूएस इनिशिएटिव में क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, जिसको हम लोग CET कहते हैं, ICET, इंडियन इनिशिएटिव ऑफ क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, किस किस फील्ड में, तो साइंस एंड टेक में, और साथ साथ में ही कमर्शियल और डिफेंस सेक्टर में भी बात की गई है, ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखिएगा। साथ में ही कुछ ग्लोबल चैलेंजेस हैं, उनको भी एड्रेस करना है, एक्नॉलेज करना है बायलैटरल रिलेशनशिप को, जो कि बेसिकली एक चैलेंज है। किस एंगल से ये चैलेंज है, तो चाइना के एंगल से चैलेंज है, उसको भी मेंटेन करके रखना है। डिप्लोमेटिक मैटर्स की बात कर लेते हैं, तो इंडिया रिजोल्यूशन ऑफ इंडिया कनाडा तो इंडिया कनाडा इशू चल रहा था, अभी आपको पता होगा, तो सिक्योरिटी कंसर्न्स की बात हुई है। फिर इंडिया का स्टांस है इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट पे, उस पर भी डिस्कशन हुआ है। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की बात कर लेते हैं, तो प्रोविजन ऑफ एड एंड एडहरिंग टू इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, और किस तरीके से सिविलियन कैजुअलिटी को कंडेम किया गया है, ठीक है ना। तो ये हमारा इंडिया यूएस का 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग का समरी है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव के बारे में, ठीक है, 2023। देखिए बेसिकली अक्टूबर 29 से 31 अक्टूबर के बीच में ना चौथा एडिशन हुआ था गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव का। 4th मैरीटाइम कॉन्क्लेव गोवा, ये हेल्ड किया गया इंडियन नेवी के एजेस में अंडर द नेवल वॉर कॉलेज गोवा, ठीक है। थीम क्या था इसका, थीम था बेसिकली मैरीटाइम सिक्योरिटी इन द इंडियन ओशन रीजन, IOR, काफ़ी न्यूज़ में रहता है इंडियन ओशन रीजन, आपको पता होगा। इंडियन ओशन रीजन की बात कर ले तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये जो रीजन है बेसिकली, तो ये रीजन काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहता है, ठीक है। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि किस तरीके से ये इफेक्ट डालता है चीज़ों को। तो एक तो आपको सिक्योरिटी के पर्पज़ से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। दूसरा क्या है, दूसरा जो है वो आपको ट्रेड के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैरीटाइम सिक्योरिटी इंडियन ओशन रीजन में उसकी बात चल रही है, और जो थीम है उसमें ये भी है कि कन्वर्टिंग कॉमन मैरीटाइम प्रायोरिटीज इनटू कोलैबोरेटिव मिटिगेटिंग फ्रेमवर्क, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव की। तो गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव इंडियन नेवीज का
आउटरीच इनिशिएटिव एक प्रोग्राम है जो कि मल्टीनेशनल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि किस तरीके से कलेक्टिव विजडम्स को प्रैक्टिस किया जाएगा मैरिटाइम सिक्योरिटी के लिए, और साथ साथ में ही कुछ एकेडमिक जो गैदरिंग्स होगा उसको भी मैरिटाइम में चेक किया जाएगा, ठीक है ना। तो एक इन्फॉर्मेशन है जो आपको लेना है मैरिटाइम सिक्योरिटी के लिए, ठीक है ना। ये एक बाइनियल इवेंट है जो कि स्टार्ट हुआ 2017 में। कुछ की पॉइंट समझ लेते हैं। तो की पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। जो कनक्लेव है वो अटेंड किया गया था, डेलीगेट्स आए थे 12 इंडियन ओशन कंट्री से इंक्लूडिंग कोमोरोस, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मेडागास्कर, मलेशिया, मालदीव्स, मॉरिशस, म्यांमार, सिचल्स, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक बार गूगल कीजिएगा मैप पे इंडियन ओशन कंट्रीज, ठीक है ना। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती है वो देख लीजिएगा। यह एक फोरम प्रोवाइड किया ये जो प्लेटफॉर्म है कि व्यूज़ को एक्सचेंज किया जाएगा। उनके जो नेवी के चीफ हैं, हेड ऑफ मैरिटाइम एजेंसीज हैं, और जो भी कंटेम्प्रेरी एंड फ्यूचर मैरिटाइम चैलेंजेस हैं उसको डील किया जाएगा। साथ साथ में ही कुछ कोऑपरेटिव स्ट्रैटेजी को लाया जाएगा जो इन्हांस करेगा इंटर ऑपरेबिलिटी को, आपस में जो मैरिटाइम एजेंसीज हैं उनके बीच के इंटर ऑपरेबिलिटीज़ को भी इन्हांस करेगा, ठीक है ना। इस जो कनक्लेव है उसकी जो पार्ट थी उसमें बहुत सारे डिग्नेटरीज आए थे, जहाँ पे इंडिया की इंडिजिनस शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को भी दिखाया गया था अंडर द एजिस ऑफ मेक इन इंडिया एग्जीबिशन, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा। एक चीज़ और याद रखिएगा कि इसके साथ साथ जो इंडिजिनस वॉरशिप है उसकी कैपेबिलिटी को भी डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू वेसल्स को DSRV उसको दिखाया गया था। तो ये हो गया हमारा गोवा मैरिटाइम कनक्लेव। अब बात करते हैं इंडिया तंजानिया रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है। इंडियन तंजानिया रिलेशनशिप की बात करें तो बेसिक आपको ये ध्यान रखना होगा कि इंडिया ने वेलकम किया है प्रेसिडेंट ऑफ तंजानिया सामिया सुलुहु हसन को। नई दिल्ली में ये आए थे ड्यूरिंग अक्टूबर 8 to 11, 2023। दोनों नेशन जो है ना वो 6 एग्रीमेंट्स पे साइन किए हैं। कौन कौन सा है? स्ट्रेंथनिंग कोऑपरेशन इन वेरियस वाइटल डोमेन्स, जिसमें डिजिटल कोलैबोरेशन तो हर के साथ हो रहा है, यहाँ भी होगा। कल्चर, स्पोर्ट्स, मैरिटाइम इंडस्ट्रीज और वाइड स्वीपिंग इन्फॉर्मेशन शेयरिंग की बात हुई है, ठीक है। साथ में ही ट्रेड को प्रमोट किया जाएगा बिटवीन इंडियन रूपी एंड तंजानियन सिलिंग। तो तंजानिया की जो करेंसी है और इंडिया का जो करेंसी है उसमें ट्रेड को मेंटेन किया जाएगा, ठीक है ना। इसी के साथ साथ इंडियन बैंक्स को ऑथराइज किया जाएगा कि वो स्पेशल रूपी वोस्ट्रो अकाउंट को तंजानियन कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक में खोल सकते हैं, जो कि सस्टेनेबिलिटी को एक तरीके से इंश्योर करेगा। मैंने आपको ऑलरेडी बताया, आपके यहाँ अपनी एक बैंक खोल लो, मेरा खाता अपने बैंक में खोल दो, मतलब XYZ कंट्री की खाता आप अपने ही कंट्री में एक बैंक में खोल दो, ठीक है, इजीली एक्सचेंज के लिए। साथ में ही म्यूचुअल कमिटमेंट को भी इन्हांस करेंगे मैरिटाइम सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए इंडियन ओशन रीजन में, जिसमें इंडिया तंजानिया जॉइंट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की बात की गई है। उस जोन में सर्वेलेंस एक्सरसाइज को बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है ना। इंडिया तंजानिया जॉइंट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EZ, उसमें सर्वेलेंस एक्सरसाइज को बढ़ावा दिया जाएगा। तंजानियन जो प्रेसिडेंट हैं सामिया सुलुहु हसन, वो ऑनर की गई विद डॉक्टरेट फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली। तो इनको डॉक्टरेट की डिग्री मिली JNU दिल्ली से, ठीक है ना। JNU दिल्ली की बात हुई है, JNU दिल्ली को कब बनाया गया था? 1969 में, ठीक है। चलिए, इसके साथ साथ इसरो भी बना था, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। तो उनको ये रिकॉग्निशन मिला, उनका रोल जो था कि वो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी को प्रमोट कर रहे हैं, रीजनल इंटीग्रेशन को जो प्रमोट कर रहे हैं, और साथ साथ में ही मल्टीलैटरलिज्म इंडिया और तंजानिया के बीच में जो इंक्रीज हो रहा है उसकी वजह से तंजानिया की गवर्नमेंट ने अनाउंस की अपनी पार्टिसिपेशन को इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जिसको IBCA कहते हैं, आपको पता होगा। और ग्लोबल दो है, एक इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस और एक है आपको ग्लोबल बायोफुल अलायंस, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ मैं। तो इस दोनों में अपने पार्टिसिपेशन को भी वो रखेंगे आपसे, ठीक है। तो ये था इंडिया तंजानिया रिलेशनशिप विद कॉन्टेक्स्ट विद द मैरिटाइम सिक्योरिटी एंड डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स। चलिए अब बात करते हैं इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन IORA के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको स्किप मत करना, ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की बात कर ले तो अक्टूबर 11, 2023 को 23rd काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को COM कहते हैं, मीटिंग हुआ इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन IORA का। यह हेल्ड किया गया आपको कोलंबो में श्रीलंकन गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है ना। जो की पॉइंट्स था, इंडियन डेलीगेशंस था, उसको लीड किया गया था एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर EM डॉक्टर जयशंकर जी के द्वारा। साथ में ही इस मीटिंग में इंडिया ने एज्यूम किया वाइस चेयरमैन का रोल ऑफ इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, ठीक है। 2023 से लेकर 2025 के एम्बिट में, मतलब उस ड्यूरेशंस में। उसके बाद चेयरमैनशिप उनकी आएगी 2025 से 27 में।
तो पहले वाइस चेयरमैन बनेंगे, फिर चेयरमैन बनेंगे। इस मीट में जो COM था, COM आपको पता होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो मीटिंग होगा उसमें अडॉप्ट किया गया कोलंबो कम्युनिक्यू एंड द इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन विजन 2030, ठीक है ना। साथ साथ में ही उसके 2030 एंड बियॉन्ड की बात की जा रही है। IORA जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी भी बात की जाएगी, ठीक है। तो ये था इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के बारे में। अब बात करते हैं इंडिया कनाडा रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं इंडिया कनाडा रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है। तो इंडिया कनाडा रिलेशनशिप अभी अपने बॉटम मोस्ट पॉइंट पे है, आपको पता होगा, ठीक है। अगर बात करें, बहुत सारा टेंशन रिसेंट में चल रहा था इंडिया और कनाडा के बीच में, और एलिगेशंस था कि एक एलिगेट करते हैं, दूसरा काउंटर एलिगेट करते हैं कि खालिस्तानी जो मूवमेंट है, खालिस्तान मूवमेंट, वो वहाँ पे सेपरेट स्टेट की डिमांड कर रहा है और वो वहाँ पे उसको ईजिली उसको पनाह मिल रहा है, ये तो आपको पता होगा। तो बेसिक ये है कि कुछ पॉइंट हैं इस फ्रिक्शन के। कनाडा ने एक्सपेल किया, सबसे पहले क्या किया, कनाडा एक्सपेल्ड अ सीनियर इंडियन डिप्लोमेट। उनको एलिज किया गया कि इंडियन का जो इन्वॉल्वमेंट है, एक एसेसिनेशन हुआ था, सिख कैनेडियन लीडर थे हरदीप सिंह निज्जर, जिनको सेपरेटिस्ट भी माना जाता था, मतलब इंडियन साइड से। तो इनका बेसिकली एसेसिनेशन हुआ था। तो जो कनाडा के ऑफिशियल्स थे उनका कहना था कि इंडियन डिप्लोमेट जो हैं उनका भी या फिर इंडिया का इन्वॉल्वमेंट है इसमें। तो उन्होंने इंडियन डिप्लोमेट को, एक सीनियर इंडियन डिप्लोमेट को वहाँ से एक्सपेल कर दिया गया था, ठीक है ना। इंडिया ने डिनाई किया कि मेरा कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है और हम लोग रिटेलिएट करेंगे, आपके भी एक सीनियर कैनेडियन डिप्लोमेट को यहाँ से भगा गए, ठीक है ना। तो बेसिकली, और ये भी स्पेकुलेट किया गया था कि जो इंटेलिजेंस है फॉर निज्जर्स एसेसिनेशन वो प्रोवाइड किया गया था थ्रू 5I अलायंस के थ्रू, ठीक है ना। 5I अलायंस के थ्रू प्रोवाइड किया गया था। बेसिकली अगर बात करें 5I अलायंस क्या होता है, यह एक इंटेलिजेंस अलायंस है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, UK और USA का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है ना। ये जो कंट्रीज़ होती हैं वो आपस में मल्टीलेटरल UK USA एग्रीमेंट, बेसिकली ये जो कंट्रीज़ हैं वो पार्टीज़ हैं, आपको मल्टीलेटरल UK USA एग्रीमेंट की एक ट्रीटी हुआ था, जॉइंट कॉपरेशन, जिसमें इंटेलिजेंस की बात की गई थी, ठीक है। तो 5I अलायंस के अकॉर्डिंग इन्होंने कहा कि ये प्रूव होता है कि आपने ऐसा करवाया था हमारे कंट्री में आके। जो की पिलर्स थे इंडिया कनाडा रिलेशनशिप की, पहले आप समझ लो कि डिप्लोमेटिक टाइज स्टेब्लिश किया गया था 1947 में। बायलेटरल ट्रेड रिसेंटली इसकी वैल्यू हुई है $6 बिलियन एनुअली, ठीक है, तो कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कैनेडियन इन्वेस्टमेंट जो इंडिया में है वो आपको अप्रॉक्सीमेटली 3.3 बिलियन है, विथ कनाडा बीइंग द 18th लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर इन इंडिया अकॉर्डिंग टू इन्वेस्ट इंडिया। तो इन्वेस्ट इंडिया की रिपोर्ट माने तो कनाडा जो है वो 18वां लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर है इंडिया में, एज पर द इन्वेस्ट इंडिया रिपोर्ट। इंडियन ओरिजिन पॉपुलेशन की बात कर ले कनाडा में, तो ये लगभग 3% है टोटल पॉपुलेशन की, जो कि एक अच्छा माना जाता है। देखो बेसिकली क्या है ना कि कनाडा के पॉलिटिक्स में सिख लोगों का, मतलब सिख का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, और ये है, ठीक है ना। तो उनको सपोर्ट करते हैं वो ब्लाइंडली, बस पॉलिटिकल एक रिलेशन है जिसको वो फुलफिल करना चाहते हैं इसकी वजह से। और कुछ सिख हैं जो सिख सेपरेटिस्ट हैं, उनका मानना है कि खालिस्तान इशू को वो फ्यूल करते हैं, तो उसमें उनका सपोर्ट हो जाता है, ठीक है ना। इंडियन स्टूडेंट लगभग 40% ऑफ ऑल इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं कनाडा में, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है। कोलैबोरेशंस है आपको IPR को लेकर के, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट्स को लेकर के, कनाडा और कनाडाज के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस में इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी और प्रमोशन के, मतलब DIPP के भी एम्बिट में, ठीक है ना। दोनों का अच्छा सा कोलैबोरेशंस भी है। इंडिया जो है क्रूशियल पार्टनर है कनाडा के इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी में। फिर एक IC इम्पैक्ट्स है जो फॉस्टर करता है कनाडा इंडिया रिसर्च एक्सेलेंस को। कोलैबोरेशंस है कोल्ड क्लाइमेट जो आर्कटिक स्टडीज है उस पर भी, ठीक है। और लॉन्च करता है, लॉन्चिंग ऑफ कैनेडियन नैनो सेटेलाइट भी लॉन्च किया जाता है कनाडा का इसरो के द्वारा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसरो लॉन्च किया था कनाडा का फर्स्ट लियो सैटेलाइट, ठीक है ना। लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट को भी किया गया था इसरो के द्वारा, ठीक है ना। देखो कुछ चैलेंजेस तो है, आपस में रिलेशन खराब होगा, चैलेंजेस होगा ही। कैनेडियन गवर्नमेंट का कैनेडियन जो फ्रिंज एलिमेंट है कैनेडियन सॉइल पे, उनको वो कंट्रोल करना वो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। मतलब करना नहीं चाह रहे हैं, कर नहीं रहे हैं, ये तो आपको पता है, ठीक है ना। तो ये एक मेजर सोर्स ऑफ डिसकंटेंट है हमारे और कनाडा के बीच में, ठीक है ना। वीज़ा एंड इमिग्रेशन पॉलिसी की बात कर ले, जो कैनेडियन गवर्नमेंट का है वो हर्डल्स क्रिएट करते हैं इंडियन स्टूडेंट के लिए, और जो चाह रहे हैं कि कनाडा जाके पढ़ाई करें। हालांकि कनाडा बहुत जाते हैं पंजाब और हरियाणा के रीजन में, ठीक है। इंडिया जो लार्जेस्ट मार्केट है कनाडियन पल्सेस की, उन्होंने सडन 50% इंक्रीज कर दिया अपने ड्यूटीज़ को ऑन इम्पॉर्टेंट पीस। 2018 में 50% इंक्रीज किया गया था, और साथ साथ में ही बिना किसी नोटिस के ये
ये इम्पोज को बढ़ा दिया गया था, ठीक है ना। यह जो मूव था वो बहुत ही डिसप्लेजर था कैनेडियन गवर्नमेंट से, ड्यू टू उनका जो ट्रेड रिलेशन था वो ख़राब हो गया था, ठीक है ना। तो बेसिक है, इकोनॉमिक टाइज ख़राब हो रहे हैं, फिर कल्चरल टाइज तो ख़राब हो ही रहे हैं, साथ साथ में स्टूडेंट एक्सचेंज भी थोड़ा इशू हो रहा है, साथ साथ में ही कुछ स्ट्रक्चरल इम्पेडिमेंट्स थे जैसे कि कॉम्प्लेक्स लेबर लॉज हो गए, फिर आपको मार्केट प्रोटेक्शनिज्म के नाम पे भी बहुत ज़्यादा वो बकवास कर रहे हैं, साथ में ब्यूरोक्रेटिक रेगुलेशंस भी है थोड़ा। ये सारे रोड ब्लॉक्स हैं जो इंडो कैनेडियन रिलेशंस को और खट्टा पे खट्टा किया जा रहा है। तो समझ लेना छोटा सा इशू है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ध्यान रखना। अब बात करेंगे, यहाँ पे बनता है एक बहुत ही मस्त क्वेश्चन, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक, इंडिया मिडिल ईस्ट EU इकोनॉमिक यूनियन, मतलब यूरोपियन यूनियन कॉरिडोर, ठीक है ना। सितंबर 10, 2023 को जब G20 की नई दिल्ली में समिट चल रही थी, तो इंडिया, US, सऊदी अरेबिया, UAE और कुछ और कंट्रीज ने मिलकर लॉन्च किया इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है ना। तो बेसिकली इसमें क्या हुआ, इसको लाया गया था एज अ पार्ट ऑफ पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, PGIA के एम्बेट में लाया गया था। देखो सीधी सी बात है, चाइना का जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव चल रहा है ना, उसमें जो सिल्क रूट वाला जो रूट है उसको ध्यान में रखते हुए उसको लाया जाने की बात चली थी, ठीक है ना। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें, अब अगर इंडिया मिडिल ईस्ट EU कॉरिडोर की बात करें, तो इंडिया मिडिल ईस्ट ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर कहते हैं इसको, मैंने यूरोपियन यूनियन कह दिया था, सॉरी फॉर दिस। इसको अनाउंस किया गया था G20 मीटिंग के साइडलाइन में जो नई दिल्ली में चल रहा था। एक MOU साइन किया गया यूरोपियन यूनियन और 7 कंट्रीज़ थे। कौन कौन सी कंट्रीज़ ये देख लेते हैं। एक तो EU हो गया, 7 कंट्रीज़ हो गया, नेमली इंडिया, US, सऊदी अरेबिया, UAE, फ्रांस, जर्मनी एंड इटली। देखो आपको ये तो ध्यान रहना ही चाहिए, क्योंकि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो था वो काफ़ी न्यूज़ में था, IMEC, ठीक है ना। इस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग बेसिकली कॉरिडोर जो होगा वो इंक्लूड करेगा शिपिंग रूट को जो कनेक्ट करेगा। देखो शिपिंग रूट होगा, रोड रूट होगा, सब बात करेंगे उसमें, पहले आप लोग समझ लो शिपिंग रूट होगा इसमें, ठीक है ना। जो कनेक्ट करेगा किसको किसको, मुंबई एंड मुंद्रा, जो मुंद्रा पोर्ट है गुजरात में, उस मुंबई एंड मुंद्रा पोर्ट को कनेक्ट करेगा UAE से। फिर एक रेल नेटवर्क कनेक्ट करेगा UAE सऊदी अरेबिया से, और एंड जॉर्डन विद द इजराइल पोर्ट ऑफ हाइफा, मतलब जो इजरायली पोर्ट है हाइफा उसको कनेक्ट करेगा, और बाद में सोर्स से पहुंचेगा मेडिटेरेनियन सी में, ठीक है ना। हाइफा जो होगा वो कनेक्ट किया जाएगा सी से टू द पोर्ट ऑफ द पेराकस इन ग्रीस, और बाद में इसको कनेक्ट कर दिया जाएगा यूरोप के साथ, ठीक है। इसको 2 कॉरिडोर में बांटा जाएगा। एक है आपको द ईस्ट कॉरिडोर जो कनेक्ट करेगा इंडिया को अरेबियन गल्फ से, ईस्ट कॉरिडोर जो इंडिया को अरेबियन गल्फ से कनेक्ट करेगा, और एक है आपको नदर्न कॉरिडोर जो कनेक्ट करेगा गल्फ को यूरोप से। देखो सबसे पहले समझो, मुंबई से आप चले जाओगे सीधा का ईस्ट कॉरिडोर में जो कनेक्ट करेगा इंडिया को अरेबियन गल्फ से, ठीक है ना। आप देख सकते हो UAE सऊदी अरेबिया, ठीक है। फिर आपको चले जाओ यहाँ पे सऊदी अरेबिया की अल हदीदा पोर्ट है, फिर एक हराद सऊदी अरेबिया की पोर्ट है। यहाँ से कनेक्ट होकर फिर आप हाइफा इजराइल चले जाओगे, फिर आपको ग्रीस वाले रीजन रूट में चले जाओगे, ठीक है ना। तो एक तो ईस्ट कॉरिडोर हो गया जो इंडिया को कनेक्ट करेगा अरेबियन गल्फ से, और एक नॉर्थ कॉरिडोर हो गया जो कनेक्ट करेगा गल्फ को यूरोप से, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं आपको, लेकिन ध्यान रखना चाहिए। अभी देखो इजराइल पैलेस्टाइन इशू की वजह से हो सकता है कुछ जैसे मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं सऊदी फिर UAE, इनमें थोड़ा सा खटास आ जाए फॉर विथ रिस्पेक्ट टू इजराइल, तो ये रूट में थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पड़ सकता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी ये कनेक्टिविटी है उसमें धीरे धीरे करके अगर ये चीज़ होती है तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा इंडिया के लिए, और एक मार्केट कनेक्ट हो जाएगा जो कि बहुत ही आसान रहेगा, ठीक है। चलिए, जो डॉटेड लाइन है वो सी रूट दिखा रहा है, जैसे ये हो गया, ये वाला रूट हो गया, बाकी जो लैंड पे दिख रहा है वो आपको रेल रूट हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं स्टेट विजिट ऑफ सऊदी क्राउन प्रिंस इंडिया। सऊदी के जो प्रिंस हैं पार्टिसिपेट किए G20 समिट में इंडिया में। सऊदी अरेबिया क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो उनको बुलाया गया, एक लॉन्ग डे विजिट था इंडिया में PM मोदी जी के साथ, ठीक है ना। जो स्टेट विजिट हुआ इंडिया में वो सऊदी अरेबिया क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के द्वारा किया गया। टाइमलाइन था सितंबर 11, 2023 को। जो की पॉइंट्स हैं, इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं और सऊदी अरेबिया क्राउन है प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने डील साइन किया है कि वो इस्टेब्लिश करेंगे इंडिया मिडिल ईस्ट ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को ड्यूरिंग द रिसेंटली कंक्लूडेड G20 समिट नई दिल्ली में। तो बेसिकली सऊदी ने तो ओके कह दिया कि ठीक है, आई विल गो विद दिस। इसके बाद मोहम्मद बिन सलमान ने अपना एक लॉन्ग स्टेट विजिट इंडिया में रखा। फिर साथ में ही इस विजिट के साथ साथ दोनों कंट्री ने एग्री किया कि वो किस तरीके से एक तो JTF को बनाएंगे जो जॉइंट टास्क फोर्स होगा, किस चीज़ के लिए कि वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी प्रोजेक्ट के लिए जल्दी से जल्दी इसको पूरा किया जाए इसके एम्बिट में, ठीक है ना। वेस्ट कोस्ट
रिफाइनरी प्रोजेक्ट की बात करें तो ये ट्राइलेटरल प्रोजेक्ट था जो इन्वॉल्व करता है अरामको, जो कि ऑयल कंपनी है सऊदी अरबिया की। ये आपको टॉप की कंपनीज में है, ठीक है ना, मतलब वर्ल्ड बेस्ट फॉर्च्यून में टॉप की है अरामको, आप देखते होंगे। ऑयल कंपनी है सऊदी अरबिया की। फिर एक है आपको एडनॉक, जो कि ऑयल कंपनी है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की और इंडियन कंपनीज, मतलब 3 ये ट्राइलेटरल प्रोजेक्ट है जिसमें सऊदी की ऑयल कंपनी है, साथ साथ में आपको यूएई की ऑयल कंपनी एडनॉक और उसके इंडियन कंपनीज होंगी। जो वेस्ट कोस्ट रिफाइनरीज प्रोजेक्ट होगा इंडिया का फर्स्ट एंड लार्जेस्ट ग्रीनफील्ड रिफाइनरी होगा, ये ध्यान रखना है आपको। जो वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी प्रोजेक्ट होगा इंडिया का, वो इंडिया का सबसे फर्स्ट और लार्जेस्ट ग्रीनफील्ड रिफाइनरी होगा। ये जो प्रोजेक्ट है वो लोकेटेड है आपको रत्नागिरी महाराष्ट्र में, और ये एक्सपेक्टेड है कि इसमें प्रोडक्शन की जाएगी कम से कम 60 मिलियन टन पर एनम में, ठीक है ना। तो आप समझ लो ऑयल्स की जो प्रोडक्शन की बात हो रही है वो 60 मिलियन टन पर एनम, ठीक है ना। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिफाइनरी होने वाला है, ठीक है ना। ये जो टास्क फोर्स है जिसको सेटअप किया जाएगा वो वर्क करेगा। बेसिकली $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट चाहिए, सऊदी अरेबिया करेगी इस प्रोजेक्ट में, चैनलाइज करेगी जो बेसिक प्रोजेक्ट है उसके लिए, ठीक है ना। तो याद रखिएगा वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी प्रोजेक्ट की बात हो रही है। इस मीट में पीएम मोदी और प्रिंस बिन सलमान ने को चेयर किया पहला मीटिंग ऑफ इंडिया सऊदी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल, इसको एसपीसी कहते हैं, जिसको सेट किया गया था अक्टूबर 2019 में। अब जान लो कि व्हाट इज़ इंडिया सऊदी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल एसपीसी। 2019 में इंडिया और सऊदी अरेबिया ने इस्टेब्लिश किया था एक हाई लेवल मैकेनिज्म को जिसको कहा जाता है स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल, ठीक है ना। ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये अपने बायलैटरल टाइज को स्ट्रेंथन करना है और कुछ नहीं है। इसके कंपोनेंट्स क्या थे? जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल है एसपीसी, ये 2 सब कमिटीज़ को डेडिकेट करता है वेरियस एस्पेक्ट ऑफ कॉर्पोरेशन को बढ़ाने के लिए, कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए। एक तो आपको है कमिटी ऑन पॉलिटिकल सिक्योरिटी सोशल एंड कल्चरल कोऑपरेशन, दूसरा है आपको इकोनॉमिकल एंड इन्वेस्टमेंट कोऑपरेशन। देखिए 2 ही तरह का ऑपरेशन होगा, एक तो कल्चरल टाइज बढ़ाइए, पॉलिटिकल सिक्योरिटी बढ़ाइए, ठीक है, या फिर दूसरे तरीके इसके साथ साथ इकोनॉमी और इन्वेस्टमेंट की टाइज को बढ़ाइए, ठीक है ना। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की बात करें, इंडिया जो है चौथा कंट्री बना है जो कि ऐसे स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बनाएगा सऊदी के साथ। पहले यूके था, फिर फ्रांस, चाइना एंड देन इंडिया। तो ये एक अच्छी खबर है, ठीक है ना। और साथ साथ में ही 8 एग्रीमेंट्स को सेलेक्ट किया गया, सील किया गया, 8 एग्रीमेंट को कंफर्म कर दिया गया कि हाँ ठीक है इस 8 एग्रीमेंट पे चलेंगे। एक किया गया आपको सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ऑफ इंडिया एंड सऊदी ओवरसाइट एंड एंटी करप्शन अथॉरिटी के बीच में। तो एक टीम था सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, आपको पता है सीवीसी, आप मुझे बताइएगा इनकी जो ये किस तरीके की बॉडी है, इंडिपेंडेंट है या फिर डिपेंडेंट बॉडी है। साथ साथ में आप मुझे ये भी बताइएगा कि इसको किस तरीके से कौन से आर्टिकल के एम्बिट में लाया गया है। आप मुझे बताना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये किस आर्टिकल के एम्बिट में आया है। और उसके साथ साथ मैं आपसे एक चीज़ और पूछता हूँ कि ये किस तरीके की बॉडी है, बॉडी के बाद ही डिसाइड करना है ये किसके कौन से आर्टिकल के तहत लाया गया है इसको, ठीक है। साथ में अगर हम लोग बात करें तो जो एंटी करप्शन अथॉरिटी है सऊदी की और इंडिया की, ये मिलकर काम करेगी। साथ में ही इंडियन एक्सिम बैंक भी रहेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक कहते हैं एक्सिम बैंक को, ठीक है। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एनआईटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया एंड सेलिन वाटर कंजर्वेशन कॉर्पोरेशन जो साउथ अरेबिया, वो साइन किया है एग्रीमेंट इस विजिट में, ठीक है। नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया एंड किंग अब्दुल फाउंडेशन ऑफ सऊदी अरेबिया, इन्होंने भी कुछ फैक्ट्स को साइन किए हैं जो कि एक ग्रेटर कोलैबोरेशंस होगा। बेसिकली जो फील्ड होगा उसका वो रिसर्च एंड कॉन्फ्रेंसेस की बात करेगा। दोनों साइड ने ऑल्सो साइन किया है वर्क ऑन द इंडिया जीसीसी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इन चीज़ों को। तो इंडिया सऊदी जो होगा वो एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। इतने इन्फॉर्मेशन मोर देन सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं मोदी जी चले ग्रीस, तो ग्रीस में क्या किए वो समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगस्त 25 को प्रधानमंत्री मोदी जी विजिट करते हैं ग्रीस, जब 15वां ब्रिक्स समिट जो साउथ अफ्रीका में अटेंड करते हैं उसके बाद। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना 16th जो ब्रिक्स समिट होने वाला है उसको लीड कौन करेगा, ठीक है। ब्रिक्स जो कंट्रीज़ हैं उसमें 6 कंट्रीज़ को इंक्लूड किया गया, ठीक है। ब्रिक्स में ब्रिक्स प्लस 6 होने वाला है जनवरी 2024 से। आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में इसमें से एक ने ये कह के हट गया कि मेरे को कोई फ़ायदा नहीं होगा इससे, प्रेजेंटली मतलब इस टाइम पॉइंट ऑफ व्यू में हम अभी इसमें ज्वाइन नहीं करेंगे। तो आप मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में वो कौन सी कंट्री है जिन्होंने मना कर दिया और कौन सी 5 कंट्री जो इसमें आ गया। तो ब्रिक्स टोटल क्या हो गया ये भी आप मुझे बता देना, ठीक है। इंडिया एंड ग्रीस ने डिसाइड किया है कि वो अपग्रेड करेंगे अपने रिलेशनशिप को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के तरीके से, ठीक है ना। बेसिकली जो ट्रेड है उसको डबल करने की बात की गई है, 2 गुना पैसा मिलेगा वाली कंडीशन। एनहांस किया जाएगा डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोलैबोरेशन को और एड्रेस करेंगे
जो भी शेयर्ड चैलेंजेस हैं आपस में एक दूसरे से मिल बांट के दुख बांटेंगे, ठीक है। दोनों जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने ये भी प्लेस लिया है कि वो सपोर्ट करेंगे जो भी उनकी ऑब्जेक्टिव है, किस तरीके से मैरीटाइम। देखो इस बार ना अगर आप 2007 के लास्ट 6 मंथ को देखोगे ना तो मैरीटाइम सिक्योरिटी काफ़ी न्यूज़ में रहा है, ठीक है ना। कुछ वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट्स में हैं, कुछ मैरीटाइम कॉन्फ्लिक्ट्स में हैं, जिसके बाद और कुछ तो जैसे मान लो इजराइल पैलेस्टीन इशू हो गया, जैसे रशिया यूक्रेन इशू भी हो गया। तो ये मैरीटाइम सिक्योरिटी पे काफ़ी इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि देखो जब भी नेशन लड़ती है ना, तो जब भी एशिया नेशन लड़ती है तो पूरे वर्ल्ड को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब जब अगर यूरोपियन नेशंस आपस में लड़ते हैं ना, या फिर जो वाइट नेशन है वो आपस में लड़ते हैं ना, तो उससे पूरा वर्ल्ड इफेक्टेड होता है, ठीक है ना। ये कंसर्न है, जैसे जयशंकर ने भी कहा था, ये बात आपको पता होगा कि जैसे इफ देर इज एनी प्रॉब्लम इन द वेस्ट थिंक्स दैट दिस इज द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम, बट व्हेन देर इज अ प्रॉब्लम इन एशिया देन वेस्ट थिंक्स अबाउट इट्स देयर ओन प्रॉब्लम। जैसे ये उनका सिर्फ का प्रॉब्लम है, हमारा प्रॉब्लम नहीं है, तो वो वाली सिचुएशन हो जाती है। तो मैरीटाइम सिक्योरिटी इतना इसलिए उठ रहा है क्योंकि बात ही वही है, ठीक है। तो जो इंटरनेशनल लॉज हैं या कन्वेंशन है यूएन क्लॉज के, किस तरीके से लॉज ऑन सीज में मेंटेन करेंगे, वो उन्होंने पहले बात की। तो ग्रीस की बात चल रही थी, ठीक है ना। तो इस ओकेजन में तो ग्रीस प्रेसिडेंट हैं कैटरीना, अब नाम देख लो, कैटरीना स्कैलोरोपोलोव, ठीक है ना। इनको कन्फर्ड किए वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में आपके देखने को मिलेगा, द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनर, द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनर, जो कि सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है ग्रीस का, ठीक है ना। पहला ऑनर जो इससे भी ऊंचे का ऑनर है वो है आपको कौन, वो एक बार देख लेते हैं, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द रिडीमर। तो रिडीमर होगा तो टॉप की अवार्ड होगा, उसके जो सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनर, ठीक है ना। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द लीगियन कौन सी कंट्री ने दिया है, प्रधानमंत्री मोदी जी को, ठीक है ना। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑल्सो एक ट्रिब्यूट को पे किया, कहाँ पे, टॉम्ब ऑफ अननोन सोल्जर जो एथेंस में है वहाँ पे, ठीक है ना। तो इससे थोड़ा सा कंसर्न रहना है आपको, क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले बात, द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनर जो ग्रीस की सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है, ठीक है ना, वो मिला जो सेकंड सिविलियन ऑनर है वो मिला है पीएम मोदी जी को, और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अब हम लोग समझते हैं कि ये टॉम्ब ऑफ द अननोन सोल्जर जो है, जो ग्रीस में है, वो आखिर है क्या। बिल्कुल समझने की जरूरत वाली बात है, क्योंकि पीएम मोदी जी वहाँ विजिट किए हैं। जो टॉम्ब है अननोन सोल्जर का, वो एक वॉर मेमोरियल है जो कि आपको लोकेटेड है आपको सेंटागामा स्क्वायर इन एथेंस ग्रीस, ठीक है ना। यह जो वॉर मेमोरियल है वो डेडिकेटेड है ग्रीक के सोल्जर्स को जिन्होंने लॉस्ट किया अपने लाइफ को बहुत सारे वेरियस वॉर्स में, ठीक है। अच्छा आप मुझे बता देना, इंडिया का जो वॉर मेमोरियल है वो कहाँ पे है, कहाँ सिचुएटेड है, ठीक है ना। ये जो टॉम्ब्स है वो सर्व करता है बहुत सारे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को, जो रिजेंबल करता है ऑनर और या फिर उनके सेक्रीफाइसेस को, जो एनोनिमस सोल्जर्स जो थे जिनके बारे में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है उनको, ठीक है ना। या बेसिकली इसको डिज़ाइन किया गया था, स्कल्प्ट किया गया था बिटवीन 1930 से लेकर 1932 में, जो एक फोकियोन रॉक नाम के स्कल्पचर्स थे उनके द्वारा, ठीक है। तो ये बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा, आप इसको ध्यान रखना। चलो अब बात करते हैं 5वां इंडिया बांग्लादेश एनुअल डिफेंस डायलॉग के बारे में, एनुअल डिफेंस डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, ठीक है। चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं, अगस्त 2023 को इंडिया और बांग्लादेश ने हेल्ड किया 5th एनुअल डिफेंस डायलॉग। कहाँ पे, तो ये किया गया ढाका बांग्लादेश में, ठीक है। तो कोई भी डायलॉग होता है तो कुछ आउटकम्स आते हैं। इस मीटिंग में डिफेंस कोऑपरेशंस की बात की गई दो कंट्रीज के बीच में, उसको फिर से रिविजिट किया गया, रिव्यू किया गया। दोनों साइड्स ने एग्री किया कि हम लोग इंक्रीज करेंगे, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्सिटी जो भी हमारा बायलैटरल डिफेंस एक्सरसाइज हो रहा है उसमें और अच्छे से अच्छे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बात को। साथ में इसके साथ साथ एक चीज़ और कि जो डिफेंस कॉर्पोरेशन है इंडिया बांग्लादेश का, वो काफ़ी सही रहा है और रिलेशंस भी ठीक ठाक रहा है बीच में। इंडिया एंड बांग्लादेश शेयर करती हैं लगभग 4,96.7 किलोमीटर ऑफ बॉर्डर एंड लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर जो इंडिया शेयर करती है अपने किसी नेबरहुड के साथ। तो यहाँ से आपको इंडियन ज्योग्राफी का एक स्टैटिक क्वेश्चन मिल गया, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। असम, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा ये शेयर करती हैं बॉर्डर बांग्लादेश के साथ, ये ध्यान रखिएगा। मैं आपसे कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप मुझे जरूर बताना कि ऐसी कौन सी स्टेट है इंडिया की जो बांग्लादेश जिसको बांग्लादेश 2 साइड से बॉर्डर बनाती है, ठीक है ना। नॉर्थ ईस्ट पे अगर आपका ग्रिप होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो आप, मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है, आप अभी भी कर सकते हो। ये जो 2 स्टेट्स हैं वो कंडक्ट करते हैं जॉइंट एक्सरसाइज, आर्मी एक्सरसाइज संप्रीति, ये पूछेगा आपके एग्जाम में, एंड नेवी
एक्सरसाइज बोंगो सागर, बोंगो सागर इज अ नेवी एक्सरसाइज, और संप्रति जो है वो आर्मी एक्सरसाइज है, संप्रति दे देगा बोंगो सागर, तो यू कैन इजिली डिसाइड बोंगो बंगाल, वेस्ट बंगाल बोंगो, आप आराम से डिसाइड कर सकते हो, बट संप्रति जो एक्सरसाइज है वो आर्मी एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। ठीक है, तो ये था हमारा इंडिया बांग्लादेश रिलेशनशिप। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंपाला डिक्लेरेशन। काफी न्यूज में रहा है, 48 अफ्रीकन कंट्रीज एक साथ बैठ के एग्री करते हैं कि हम लोग अब अडॉप्ट करेंगे कंपाला मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन को। बेसिकली ये जो कंपाला मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन है ना, वो माइग्रेशन, इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, जिसको KDMECC कहते हैं, आप कह सकते हो कंपाला मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन ऑन माइग्रेशन, इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, जिसको कहते हैं हम लोग KDMECC, जो एड्रेस करेगी वैसे ह्यूमन मोबिलिटी को और क्लाइमेट चेंज के कंसर्न्स को इन द कॉन्टिनेंट। ठीक है ना, ह्यूमन मोबिलिटी का जो स्ट्रक्चर है वो एक नेक्सस के द्वारा, नेक्सस की तरह ऑपरेट होता है, और क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है कॉन्टिनेंट में, इसका इफेक्ट तो हर तरफ दिखने को मिल ही रहा है आपको, खासकर ट्रॉपिकल रीजन में, आपको इक्वेटोरियल रीजन में ज़्यादा देखने को मिलेगा, जो कि ज़्यादा आप समझ सकते हो। जो कॉन्टिनेंटल एक्सपेंशन है KDMECC का, KDMECC कहने का मतलब कंपाला मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन ऑन माइग्रेशन, एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज का, वो आपको डिस्कस किया कि एक 3 दिन कॉन्फ्रेंस को, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, और स्टार्ट हुआ था वो अगस्त 23 से। इसको को होस्ट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ केनिया के द्वारा एंड युगांडा के द्वारा। ये क्वेश्चन सब ध्यान रखिएगा। सपोर्ट मिला था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन IOM के द्वारा, और यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC के द्वारा। मैंने UNFCCC के बारे में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे रखी है ऑलरेडी, तो उसको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इसी के साथ साथ ये अफ्रीकन स्टेट्स को इनेबल करता है कि वो डेवलप करें एक कॉमन पोजीशन को, जो कि अफ्रीका क्लाइमेट समिट जो होने वाला है COP28, उसके एम्बिट में ये हेल्प करने वाला है आगे जाके, ठीक है ना। तो एक कॉमन पोजीशन होगा क्लाइमेट चेंज के बारे में। लेकिन एक चीज़ आप और समझना, देखो क्लाइमेट चेंज इज रियल, आई नो दिस थिंग, लेकिन क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट ना डेवलप्ड जो कंट्री है ना, उनके इफेक्ट से ज़्यादा आया, लेकिन डेवलपिंग कंट्री पे ज़्यादा वो थोपते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इंडिया इंडोनेशिया इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डायलॉग के बारे में, ठीक है। हाल में ही इंडिया एंड इंडोनेशिया ने लॉन्च किया है एक इंडिया इंडोनेशिया इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डायलॉग। इसको अनाउंस किया गया था फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी के द्वारा। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स निर्मला सीतारमन जी ने बजट को पेश किया है, ठीक है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। कुछ की पॉइंट समझ लेते हैं इंडिया इंडोनेशिया इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डायलॉग के बारे में। यह जो डायलॉग है वो फोकस करता है किस तरीके से बायलैटरल ट्रेड को इंप्रूव किया जाए। ट्रेड अगर इंप्रूव होगी तो इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ डेवलपमेंट उसके साथ ही आएगी, ठीक है ना। बेसिकली कोई भी कोऑपरेशंस को स्ट्रेंथन किया जाएगा दो नेशंस के बीच में, जो कि एक चीज़ और समझा जाएगा कि जो भी एक ग्लोबल इशूज़ होगा जो इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में कॉमन शेयर्ड होती हैं, उसको साथ में मिलकर सॉल्व किया जाएगा। जो एरिया ऑफ कोऑपरेशन होगा इंटर एरिया, वो इंक्लूड करेगा आपको मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस और ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट से जो भी बायलैटरल इन्वेस्टमेंट होगा उसको ध्यान में रख के, ठीक है ना। कोऑपरेशंस आपको पता है G20 और एशियान में, यहाँ पे उसको भी कंसर्न में रखा जाएगा। दूसरी चीज़ मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंज को मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, आप मुझे बताना मैक्रो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। अगर हम लोग इंडिया इंडोनेशिया रिलेशंस की बात करें तो किस तरीके से इंडिया कल्चरल हिस्टोरिकल टाइज को रखता है, तो बहुत ही पुराना हिस्ट्री है कल्चरल इकोनॉमिक कमर्शियल कनेक्शंस का, बहुत ही मिलेनिया से चला आ रहा है। तो अगर हम लोग बात करें तो जब स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस चल रहा था तो जैसे हमारे लीडर हैं जवाहरलाल नेहरू और प्रेसिडेंट सुकरानो जो इंडोनेशिया के थे, वो कोलैबोरेट करते हैं क्लोजली, और साथ में ही एफ्रो एशियन और नॉन अलाइन मूवमेंट में भी काफ़ी इनका फाउंडेशन रहा है। स्ट्रैटेजिक एंड ट्रेड इंपॉर्टेंस की बात कर ले, इंडोनेशिया की जो आर्किपेलागो है वो लगभग 18,000 आइलैंड से मिलकर बनी है, मतलब उससे ज़्यादा ही है। वो स्ट्रैटेजिकली बहुत ही वाइटल है इंडिया के केस में, और ये कंट्रोल करती है इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स को साउथ ईस्ट एशिया में, ठीक है। तो जब भी कोई इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट को कंट्रोल करेगी तो ऑब्वियसली इनडायरेक्टली और डायरेक्टली देयर विल बी अ हाई सिग्निफिकेंट फॉर द इकोनॉमिकल प्रोस्पेक्ट वैल्यू। तो आप समझ सकते हो बायलैटरल ट्रेड बेसिकली स्टैंड करता है $38 बिलियन। आप समझ लो कनाडा कहाँ है और ये कहाँ पे है। फाइनेंशियल ईयर 22-23 की बात कर ले, इंडिया इंडोनेशिया में $38 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड स्टैंड है, ठीक है, जो कि इंडोनेशिया को बनाता है इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन एशियान, ठीक है। तो आप समझिएगा, अगर आप कमेंट सेक्शन में एक्टिव हो तो एशियान में कौन कौन सी कंट्रीज है एक बार लिख देना। अब बात करते हैं इंडिया USA स्ट्रैटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप के बारे में। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने इंडिया USA
स्ट्रैटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप के बारे में। ठीक है, सबसे पहले बात करें तो मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुआ था यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप, इसको SCEP कहते हैं। ये हेल्ड किया गया था आपको नई दिल्ली में 18 जुलाई 2023 को। इंडिया की तरफ से मिनिस्टर थे पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, आपको पता है हरदीप सिंह पुरी जी, और यूएस एनर्जी सेक्रेटरी थे जेनिफर ग्रैनलॉम। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें की पॉइंट्स क्या क्या हैं। जो साइट्स थे बेसिकली SCEP के, SCEP स्टैंड फॉर स्ट्रैटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप, उसमें ये मैंडेट किया गया कि किस तरीके से वेरियस क्लीन एनर्जी एरियाज में फोकस किया जाएगा। मतलब वैसी एनर्जीज जो क्लीन होगी, पॉल्यूशन कम होगा, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा। दोनों साइड ने ये माना कि जो सिग्निफिकेंस ग्रीन हाइड्रोजन की जो बात चल रही है अभी हर तरफ एटमॉस्फेयर में है, वो एक वाइटल एनर्जी सोर्स हो सकता है ग्लोबल डीकार्बोनाइजेशन का। ठीक है ना, तो ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जो भी ग्रीन हाइड्रोजन होते हैं उसमें आपको ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशन नहीं होती है। तो ये प्लेस लिया गया कि हम लोग नेशनल हाइड्रोजन मिशन पे काम करेंगे, नेशनल हाइड्रोजन मिशन पे काम किया जाएगा। साथ साथ में इन्होंने रिव्यू किया कि किस तरीके से पब्लिक प्राइवेट एनर्जी स्टोरेज टास्क फोर्स को क्रिएट किया जाएगा, जो कि सपोर्ट द क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन को और अच्छे तरीके से सपोर्ट देगा। ठीक है, फिर इसके साथ साथ कुछ और रिव्यू किया गया, जैसे आप किस तरीके से डिप्लॉयमेंट ऑफ हाइड्रोजन टेक्नोलॉजीज़ को लाओगे, मतलब हाइड्रोजन के टेक्नोलॉजीज़ को किस तरीके से डिप्लॉय करोगे, जिसमें ये बात ध्यान रखा गया है कि पब्लिक प्राइवेट हाइड्रोजन टास्क फोर्स का क्रिएशन कितने तरीके से होगा। सबसे पहले आप ये समझना कि जब हाइड्रोजन की बात हो रही है तो यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट एंटिटी को ऐड करने की बात की जा रही है। रीज़न इसका ये है क्योंकि जो हाइड्रोजन फ्यूल है या फिर हाइड्रोजन जो होगा उसमें बहुत सारे आपको R&D रिक्वायर्ड है, बहुत सारे इनोवेशंस अभी भी हाथ में नहीं है। तो उसको अगर हाथ में लाना है तो आपको रिसर्च एनालिसिस पे ध्यान देना होगा और आपको PPP मॉडल पे ले जाना होगा। साथ में ही अगर हम लोग बात करें तो यूएस इंडिया ने न्यू इमर्जिंग रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी एक्शन प्लेटफॉर्म, इसको RETAP कहते हैं, इसको लॉन्च किया। साथ साथ में ही ये भी बात कही गई कि जो डेवलपमेंट हो रहा है ना क्लीन एनर्जी गोल्स में, उसको और एक्सेलरेट किया जाएगा, मतलब आसानी से तेज़ी से किया जाएगा, मतलब इसको लिया जाएगा एम्बिट में। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की बात तो हम लोगों ने ऑलरेडी कर ली है। मिनिस्टर्स ने अफर्म किया कि इस विजन को और से और इसको बढ़ाएंगे खुद के अलायंस में। देखिए ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, फिर बता देता हूँ। G20 प्रेसिडेंसी जो इंडिया ने किया उसने खुद ये प्रपोज किया कि ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को लाया जाएगा। ठीक है ना, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को लाने से क्या मतलब होगा, सस्टेनेबल बायोफ्यूल्स को यूज़ करके हम बहुत तरीके से अपने आप को एनर्जी से कंजर्व कर सकते हैं, साथ साथ में ही अपने को सेव कर सकते हैं, इसके साथ साथ पॉल्यूशन पे भी काम कर सकते हैं। अलायंस जो है वो वर्क करता है किस तरीके से बायोफ्यूल पॉलिसी को शेयर करेंगे, इनसाइट्स लाएंगे कहाँ से, तो ब्राज़ील, इंडिया, USA आपस में एक दूसरे से इन चीज़ों पर कोलैबोरेट करेंगे और इन्फॉर्मेशंस को शेयर करेंगे। ठीक है, ये जो अलायंस होगा GBA वो बेसिकली वर्क करेगा कि किस तरीके से क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल बायो फ्यूचर प्लेटफॉर्म के साथ मिशन इनोवेशन बायो एनर्जी इनिशिएटिव्स को जोड़ा जाएगा और ग्लोबल बायोफ्यूल एनर्जी पार्टनरशिप को लाया जाएगा। सीधी सी बात है, सारा चीज़ का समरी यही है कि ग्लोबल बायो एनर्जी पार्टनरशिप को लाया जाएगा बाय यूजिंग द क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल बायो फ्यूचर प्लेटफॉर्म एंड इसके साथ साथ मिशन इनोवेशन बायो एनर्जी इनिशिएटिव को ऐड करके। ठीक है, साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी, इसको सेज कहते हैं। अब देखो एग्जाम में सेज पूछ देगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो सेज याद रखना। दोनों साइड ने लॉन्च किया है सेज, जो डिपेंड करेगा एंगेजमेंट को। इंडिया एजेंसी और US के नेशनल लेबोरेटरी जो मिलकर काम करेगी, रिसर्च को सपोर्ट करेगी, एनालिसिस को सपोर्ट करेगी, फिर साथ साथ में कैपेसिटी बिल्डिंग एक्टिविटीज़ भी होंगे, जैसे आपको एक कैपेसिटी इन लाइफ साइकिल असेसमेंट होगा, लो कार्बन टेक्नोलॉजीज पे काम होगा और साथ साथ में एनर्जी कंजम्पशन जो बिल्डिंग सेक्टर में होते हैं उसको भी कम करने की कोशिश की जाएगी। आपने सुना होगा ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट। ठीक है, फिर बात करते हैं स्ट्रैटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप की बात की गई है SCEP की। तो बेसिकली जो स्ट्रैटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप है उसको स्टैब्लिश किया गया है एज ए पार्ट ऑफ US इंडिया क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 के एम्बिट में। ठीक है, इसको अनाउंस किया गया था 2021 के लीडर समिट ऑन क्लाइमेट पे। SCEP की बात करें स्ट्रैटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप की, तो ये एम करता है कि किस तरीके से एनर्जी के सिक्योरिटी को इन्हांस किया जाएगा, इनोवेशन को प्रमोट किया जाएगा, किस तरीके से, तो इलेक्ट्रिफिकेशन के तहत एंड डीकार्बोनाइजेशन एफर्ट के तहत। ठीक है ना, जो कि स्केल करेगा, साथ साथ में प्रमोट करेगा क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज को, एड्रेस करेगा कौन कौन से चैलेंजेस हैं, क्या क्या मुसीबतें आती हैं डीकार्बोनाइज सेक्टर को करने में। जैसे मैंने कुछ दिन पहले आपको बता रहे थे कि सिप को डीकार्बोनाइज करना है, सिप को डीकार्बोनाइज करना है, उसके लिए क्या कंसेप्ट था आप मुझे बता दोगे। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशंस पे भी विचार होगा। इनिशियली
इसको जो स्ट्रैटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप है उसको स्ट्रैटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप कहा था 2018 में। फिर स्ट्रैटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप रिप्लेस किया यूएस इंडिया एनर्जी डायलॉग के बीच में, जो कि एक प्रीवियस इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म था एनर्जी कॉर्पोरेशन के फील्ड में, ठीक है ना। बस ध्यान रखो थोड़ा थोड़ा, बहुत ज़्यादा इसमें मरने की जरूरत नहीं है। देखो जो कुछ एजेंसीज हैं यूएस के क्रॉस में और इंडियन गवर्नमेंट आपस में मिलकर डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं कि कुछ नंबर ऑफ सेक्टर्स हैं, कुछ पिलर्स हैं कोऑपरेशंस के, जैसे पावर एंड एनर्जी इफिशिएंसी पे काम करना होगा, रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करना होगा, रेस्पॉन्सिबल ऑयल एंड गैस को समझना होगा, सस्टेनेबल ग्रोथ को देखना होगा और इमर्जिंग फ्यूल्स एंड टेक्नोलॉजी पे काम करना होगा। ये सारे इसके फैक्टर्स हैं। अब बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर तो घूम ही लिए ग्रीस, यूएसए में बात हो ही गई, G20 देख ही लिए, इटली की बात हो ही गई। अब बात करते हैं फ्रांस, चलते हैं थोड़ा, ठीक है। अभी आपको पता होगा इमैनुअल मैक्रोन हमारे कंट्री इंडिया में आ रखे थे जयपुर में। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट करते हैं फ्रांस 13 से 14 जुलाई 2023 को। इन्विटेशन था उनको इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा, जो कि प्रेसिडेंट हैं फ्रांस के। इंडिया एंड फ्रांस एग्री करती है कि हम कोऑपरेट करेंगे बहुत सारे सेक्टर्स में, जैसे डिफेंस हो गया, और बहुत सारी रोड मैप्स बनाए जाएंगे। नेक्स्ट 25 ईयर को ध्यान में रखा जाएगा, इंडिया फ्रांस के टाइज को आगे बढ़ाया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर जो गेस्ट थे, इनको गेस्ट ऑफ ऑनर दिया गया। बास्टिल डे परेड हुआ था 14 जुलाई 2023 को, ठीक है, ये याद रखिएगा। वहाँ के गेस्ट ऑफ ऑनर थे ये, मतलब उनको बुलाया गया था जो गेस्ट, ठीक है, दिया नहीं गया था, आई एम सॉरी फॉर दिस। इंडिया फ्रांस रिलेशंस, अगर हम लोग प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट फॉर परचेज ऑफ 36 रफाल, 36 रफाल जेट इंडिया खरीदा है फ्रांस से। आपको पता होगा राफेल कहाँ की कंपनी है, ठीक है, आप मुझे बताना एयरबस कहाँ की कंपनी है, ठीक है। फिर एक चीज़ और समझिए, 2016 में ये एग्रीमेंट हुई थी और इंडिया को कितना रफाल मिला है ये बता दो कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना। फ्रांस ने प्रॉमिस किया कि 100% टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करेंगे, कोई इसमें हिडन चीज़ें नहीं होंगी। अक्टूबर 2022 में इंडिया और फ्रांस ने साइन किया रोड मैप ऑन ग्रीन हाइड्रोजन, जो कि एम करता है किस तरीके से फ्रेंच और इंडियन गवर्नमेंट को उसके हाइड्रोजन इकोसिस्टम में साथ लेके आएंगे। देखो इंडिया में पोटेंशियल है, इंडिया काम कर रहा है इन चीज़ों पे, तो लोग इस पे आ रहे हैं, रिलाई कर रहे हैं, ठीक है ना। फरवरी 2022 से कर ले बात, तो इन्होंने एक रोड मैप पे साइन किया था, वो था आपको ब्लू इकोनॉमी एंड ओशन गवर्नेंस पे, ठीक है ना। ब्लू इकोनॉमी एंड ओशन गवर्नेंस पे ध्यान रखिएगा। आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में ब्लू इकोनॉमी में की कुछ एग्जांपल देके देना, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर को अवार्ड दिया गया यहाँ पे लीजियन ऑफ ऑनर, ठीक है, ये याद रखने वाली बात है क्योंकि यही क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बनते हैं फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर जिनको कन्फर किया गया ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजियन ऑफ ऑनर, फ्रेंच का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ठीक है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ठीक है, और हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी है और मिलिट्री ऑनर भी है, दिया गया था प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा। अब लिस्ट ऑफ गिफ्ट है जो पीएम मोदी जी ने होस्ट किया था। पीएम मोदी लिस्ट ऑफ गिफ्ट्स प्रेजेंटेड बाय पीएम नरेंद्र मोदी टू द होस्ट इन फ्रांस। तो देखिए ये पूछेगा क्योंकि इसमें क्या है ना, ये कहीं भी जा रहे हैं ना तो कुछ ऐसी चीज़ों को ले जा रहे हैं ना जो इंडिया के कल्चर वाइब्रेंसी को शो कर रहा है। जैसे सैंडलवुड सितार लेके गए थे, ठीक है ना, मैक्रोन जी के लिए। फिर पोचमपल्ली इकात होता है, ये सैंडलवुड बॉक्स था फॉर ब्रिगेड मैक्रोन, ठीक है ना, प्रेसिडेंट की जो स्पाउस है उनके लिए लेके गए थे। तो ये याद रखना, गांव का नाम याद रखना, पोचमपल्ली, ठीक है ना। मार्बल इनले लेके गए थे, मार्बल इनले वर्क टेबल था फॉर एलिजाबेथ बॉर्न के लिए जो कि प्राइम मिनिस्टर थी फ्रांस की। हैंड निट, हाथ से बुना हुआ सिल्क काश्मीरी कारपेट को लेके गए थे यल ब्राउन पिवेट जी के लिए जो कि प्रेसिडेंट ऑफ फ्रेंच नेशनल असेंबली हैं उनके लिए। सैंडलवुड हैंड कार्व्ड एलिफेंट अंबावारी लेके गए थे ग्रांड लैचर के लिए जो प्रेसिडेंट है फ्रेंच सीनेट के। देखिए आपको अगर याद रहे ना रहे कि किनको दिया गया है ये चीज़, वो याद नहीं रहे चलेगा, लेकिन आपको सैंडलवुड सितार, पोचमपल्ली इकात, मार्बल इनले वर्क टेबल और हैंड निटेड सिल्क कश्मीरी कारपेट और सैंडलवुड हैंड कार्व्ड एलिफेंट एम्बावारी याद रहना चाहिए। देखो ये ना वाइब्रेंसी को जो शो कर रहे हैं ना, इससे क्वेश्चंस बनता है। अगर आप स्टेट पीसीएस दे रहे हो या यूपीएससी दे रहे हो ना, यूपीएससी में इससे बन सकता है क्वेश्चन। मोदी जी कुछ भी बोलते हैं, मन की बात आपको भले सुनने में अच्छा लगे ना लगे, सुना जरूर करो क्योंकि कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं वो जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। चलिए कुछ स्ट्रेटेजिक डायलॉग के बारे में बात कर लेते हैं। इमैनुअल बॉन जो है डिप्लोमेटिक एडवाइजर एंड G7 G20 शेरपा टू द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रेंच रिपब्लिक। इमैनुअल मैक्रोन ने एक पेड विजिट को पे किया था इंडिया में 5 जनवरी 2023 को। 36वां सेशन था इंडो फ्रेंच स्ट्रेटेजिक डायलॉग का उसमें। तो ये बेसिक सा चीज़ें इसको समझने की जरूरत नहीं है उतना, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ में जो भी चीज़ें डील हुई, जो मोदी जी को ऑनर मिला है लीजियन ऑफ ऑनर, ठीक है, लीजियन ऑफ ऑनर यहाँ मिला और भी 1-2 मिला था।
चलिए अब बात करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट करंट अफेयर के लिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहुंच गए अब यूएई। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं पीएम मोदी विजिट टू यूएई। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वो ऑफिशियल विजिट पे गए थे यूएई 15 जुलाई 2023 को। प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयम, ठीक है ना, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी मिलते हैं अबू धाबी में, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, दोनों साइड आपस में मिलके फिफ्थ, ये जो 5वां विजिट था नरेंद्र मोदी जी का यूएई के लिए लास्ट 8 ईयर में। तो आप समझ लो कि इतनी फ्रिक्वेंट विजिट क्यों है, क्योंकि यूएई और इंडिया में जो स्ट्रैटेजिकल एक टाई दिख रहा है ना, इसमें एक बहुत ही बड़ा ऑप्शन है कि इंडिया यूएई ट्रेड की बात बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होने वाली है। वैसे भी चल रहा है, बहुत से भी यूएई काफ़ी अच्छा मतलब पार्टनर बन रहा है इंडिया केस में, लेकिन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल, इसलिए ये विजिट देखा गया है लास्ट 8 ईयर में 5 टाइम्स। पीएम मोदी सबसे इससे पहले आखिरी बार विजिट किए थे जून 2022 में। 2015 में प्राइम मिनिस्टर मोदी पहले प्राइम मिनिस्टर बनते हैं इंडिया के जो विजिट करते हैं यूएई 34 सालों में। आप समझ लो 34 सालों में पहले इंडियन है जो विजिट किए थे, और उसके बाद लगातार ये 5 बार विजिट किए हैं 8 ईयर में। ठीक है, अच्छा कुछ हाइलाइट्स देख लेते हैं विजिट के। इंडिया एंड यूएई ने एग्री किया है कि वो स्टार्ट करेंगे ट्रेड सेटलमेंट इन लोकल करेंसीज। देखो ये चीज़ ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लग रहा होगा अगर आपको उसके कॉन्टेक्स्ट नहीं पता है तो डॉलर की मोनोपोली जो है ना, ये बहुत चीज़ों को वीक करती है इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये काफ़ी एक अच्छा है। इसी के साथ साथ एमओयू साइन किया गया आरबीआई एंड यूएई के सेंट्रल बैंक के बीच में कि वो एस्टेब्लिश करेंगे फ्रेमवर्क, वैसे फ्रेमवर्क जो प्रमोट करेगा यूज़ ऑफ लोकल करेंसीज। ठीक है, तो जो क्रॉस बॉर्डर करेंसी ट्रांजैक्शन है वो होगा। ठीक है, उस पर बात चली है। एक एमओयू साइन किया गया है जो एम करेगा कि लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम्स को एलसीएसएस कहते हैं, उसको प्रमोट किया जाएगा कि आईएनआर और एईडी में डील किया जाए बायलैटरली। ठीक है, साथ में ही इंडिया एंड यूएई ने एग्री किया है कि इंडियन यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को यूपीआई कहते हैं, ऑलरेडी हम लोग बात कर रहे थे, उसको लिंक किया जाएगा गल्फ कंट्रीज इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म, उसको आईपीपी कहते हैं, उसके साथ। तो आप समझ लो इंडिया का इस एंगल में जो ट्रेड बायलैटरल कंसेप्ट है यूएई के साथ वो काफ़ी अच्छा होने जा रहा है, और जो कि हमें हमारे इकोनॉमी के लिए बहुत ही अच्छा है। नाउ अब पहुंचते हैं यूनाइटेड स्टेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजिट करते हैं यूएसए। पीएम मोदी 3 दिन के लिए 21 से 23 जून 2023 को ऑफिशियल स्टेट विजिट यूएसए को जाते हैं, और ये पहला स्टेट विजिट है, ऑफिशियल विजिट है यूएसए के लिए पीएम मोदी जी का। जून 21 2023 को जब वो न्यूयॉर्क पहुंचते हैं, जहां इंडियन पीएम सेलिब्रेशंस ऑफ इंटरनेशनल योगा डे को प्रमोट करते हैं यूएन में, यूनाइटेड नेशन में। एमओयू एन एग्रीमेंट जो साइन हुआ इंडिया यूएसए के बीच में, समझ लेते हैं। डिफेंस में एमओयू हुआ है जीई एनएचएल जनरल इलेक्ट्रिक और हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के बीच में। मैन्युफैक्चर की जाएगी GEF 414 जेट इंजन्स को इंडिया में, जिसमें 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जाएगी और यूज़ करेगी तेजस MK2 को। ठीक है ना, मतलब इस टेक्नोलॉजी जेट इंजन्स को यूज किया जाएगा तेजस MK2 में। ठीक है, फिर साथ साथ में ही 16 आर्म्ड MQ-9B सी गार्जियन UAVs अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को परचेज किया जाएगा। अगर बात करें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए, तो यूएस चिप मेकर है माइक्रॉन, वो इन्वेस्ट करेगी $825 मिलियन, जो कि चिप बिल्ड करती है, और जो चिप असेंबली एंड टेस्ट फैसिलिटी बनाएगी गुजरात में। ठीक है, वीज़ा की बात कर लेते हैं। एक पायलट प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है कि वीज़ाज को जो रिन्यू किया जाएगा डोमेस्टिकली कुछ टेम्प्रोरी वर्कर्स के लिए, इसका भी ध्यान रखा जाएगा। न्यूक्लियर एनर्जी की बात कर लेते हैं। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ऑफ इंडिया एग्री किए कि वो एक तो समझिए वेस्टिंग हाउस इलेक्ट्रिक कंपनी है, वो डेवलप करेगी टेक्नो कमर्शियल प्रपोजल फॉर द कोवडा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट इन आंध्र प्रदेश। तो याद रखिएगा, इफ यू विल टॉक अबाउट द टेक्नो कमर्शियल प्रपोजल फॉर कोवडा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट इन आंध्र प्रदेश, तो पहले ही तो याद रख लो कोवडा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है वो आंध्रा में है, और इसमें एक वेस्टिंग हाउस इलेक्ट्रिक कंपनी जो यूएसए की है वो आपको अपॉर्चुनिटी फैसिलिटेट करेगी, वो टेक्नो कमर्शियल प्रपोजल लाएगी उसमें। ठीक है ना, ड्रोन्स की बात कर लेते हैं। एक डील को साइन किया गया है एक फॉर 31 MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन्स। देखिए आपको ये सब नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस समझ लो। ठीक है, मेंस लिखोगे तो यूज हो जाएगा। इंडिया ने साइन किया एक डील को जो प्रोक्योर करेगी जनरल एटॉमिक MQ-9B हेली यूएवी को। अब देखो हेली यूएवी पूछ देगा तो आपको पता होना चाहिए यूएसए से रिलेटेड है। ठीक है, जिसको असेंबली इंडिया में किया जाएगा।
क्लाइमेट चेंज की बात कर लेते हैं तो यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, जिसको USAID कहते हैं, और इंडियन रेलवे ने अनाउंस किया है MOU कि किस तरीके से कॉम्बैट किया जाएगा क्लाइमेट चेंज को और अचीव किया जाएगा इंडियन रेलवे की गोल नेट जीरो कार्बन एमिशन 2030 तक। टेलीकॉम सेक्टर में बात कर लेते हैं, 2 जॉइंट टास्क फोर्स को लॉन्च किया गया है दोनों कंट्रीज के द्वारा, एक एडवांस टेलीकम्युनिकेशन जो फोकस करेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, ओपन रैन और 5G 6G टेक्नोलॉजीज पे, ठीक है ना। स्पेस की बात कर लेते हैं, इंडिया ने साइन किया है आपको आर्टेमिस अकॉर्ड, ये याद रखिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। किस लिए? ल्यूनर स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए। स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क बनाया जाएगा ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कोऑपरेशंस के लिए 2023 के एंड तक, मतलब ह्यूमन को स्पेस में भेजने की प्रोजेक्ट, ठीक है ना। नासा और इसरो जो है वो एग्री किया है कि वो लॉन्च करेंगे एक जॉइंट मिशन जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में होगा, जो आपस में मिलकर किया जाएगा। जून 22 को 2023 में PM मोदी एड्रेस करते हैं एक जॉइंट सेशन ऑफ द US कांग्रेस, ठीक है। तो ये देखो थोड़ा डिले हो गया, लेकिन थोड़ा बहुत सुन लो, कहीं कुछ चीज़ें अगर आपकी इंपॉर्टेंट आ जाए, ठीक है। अब इंडिया और सूरीनाम की बात कर लेते हैं। अगस्त 16, 2023 को ये अनाउंस किया गया कि एक MOU साइन किया गया है बिटवीन द इंडियन फार्माकोपेशिया कमीशन, को IPC कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ सूरीनाम के बीच में, ठीक है ना। बेसिकली इसमें क्या होगा, इसमें रिकॉग्निशन मिलेगा इंडियन फार्माकोपिया, इसको IP इन सूरीनाम में, ठीक है ना। इस MOU की बात कर ले तो बेसिकली इंडियन फार्माकोपिया IP इन सूरीनाम को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। ये साइन हुआ आपको इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, जिसको IPC कहते हैं, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ सूरीनाम के बीच में। साइन कब किया गया था याद रखने की जरूरत नहीं है, फिर भी जान लो 4 जून 2023 को। व्हाट इज इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, जिसको IPC कहते हैं। इंडियन IPC जो है वो ऑपरेट होता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। IPC एस्टेब्लिशेस एंड अपडेट, बेसिकली ड्रग्स के मतलब ड्रग जो स्टैंडर्ड्स होता है उसको अपडेट करता है, एस्टेब्लिश करता है इंडिया में, फोकस करता है किसी भी प्रिवेलेंट डिजीज पे। या जो IPC है वो पब्लिश करता है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को सेट करेगा, ठीक है। जो IPC है वो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया है 5 डिफरेंट कंट्रीज के द्वारा, अफगानिस्तान, घाना, नेपाल, मॉरिशस और रिपब्लिक ऑफ सूरीनाम के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब बात करें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की विजिट नेपाल के लिए, ठीक है ना। पुष्पा कमल दाहाल प्रेमचंदा PM ऑफ नेपाल वॉज एन ऑफिशियल विजिट टू इंडिया फ्रॉम 31 मई टू 3 जून 2023, ठीक है। मतलब नेपाल के प्राइम मिनिस्टर इंडिया आते हैं, उनकी बात चल रही है, ठीक है ना, याद रखिएगा। स्पेशल क्या था इसमें, तो पहला बायलेटरल विजिट था नेपाल के PM का इंडिया में, जब से वो ऑफिस रिज्यूम किए हैं तब से। मेजर हाइलाइट्स क्या रहा, देखो इसमें से क्वेश्चन बनता है कि आखिर कुछ प्रोजेक्ट्स को चलाया गया, UP बिहार के बॉर्डर पे कुछ प्रोजेक्ट्स चलते हैं जो नेपाल और इंडिया से रिलेशन को और टाई अप करता है। वो जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, उस प्रोजेक्ट्स का नाम पूछ देता है कभी कभी, ठीक है। तो उस प्रोजेक्ट्स को देख लेते हैं एक बार। तो जो बात करें, जो मेजर हाइलाइट्स रही है इस एग्रीमेंट में, तो देखो आप समझो कि एक एग्रीमेंट बनाया गया लॉन्ग टर्म पावर ट्रेड के लिए, जो टारगेट करेगा पावर एक्सपोर्ट को नेपाल से इंडिया में 10,000 मेगावाट को 10 साल के लिए, ठीक है ना। फिर कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग्स इंफॉर्मेशंस को कंडक्ट कराया गया, जैसे 400 किलोवोल्ट गोरखपुर बुटवाल ट्रांसमिशन लाइन को सेटअप किया गया। देखो ये आपको नाम याद रखना है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना होगा। साथ साथ में ही फर्स्ट ट्राइलेटरल पावर ट्रांजैक्शंस नेपाल से बांग्लादेश में फैसिलिटेट किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इनॉग्रेट किया गया इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट जैसे ICPs, कहाँ पे, रुपाईडीहा इंडिया में, नेपालगंज नेपाल में, एंड साथ साथ में ही कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को भी कंडक्ट किया गया ICP कहाँ पे, तो सुनौली इंडिया में, भैरवा नेपाल में, ठीक है ना। क्रॉस बॉर्डर फ्रीट रेल ऑपरेशंस को भी लॉन्च किया गया बिटवीन भटनाहा इंडिया एंड नेपाल कस्टम यार्ड में, ठीक है ना। और इसको हैंड किया गया कुर्था बिजलापुर रेल सेक्शन ने, इसको हैंड किया कुर्था बिजलपुर रेल सेक्शन ने इसको हैंड ओवर किया, ठीक है ना। साथ में ही कुछ फाउंडेशन स्टोन्स को भी ले डाउन किया गया है फेज 2 में। एक्सटेंशन ऑफ चितवन इन नेपाल ऑफ मोतिहारी, मतलब चितवन से मोतिहारी तक एक्सटेंशन है। मोतिहारी में अमलेखगंज नेपाल पेट्रोलियम पाइपलाइन को साइन किया गया, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको इन्फॉर्मेशन याद रखनी होगी, ठीक है ना।
और एक सेकेंड क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइन को भी सेट किया गया सिलीगुड़ी इंडिया से लेके झापा इन ईस्टर्न नेपाल। तो ये कुछ फैक्ट्स याद रखिएगा, इंडिया नेपाल आपको पूछते रहता है, ठीक है। चलिए, इंडिया इजिप्ट स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की बात कर ले। जब पीएम मोदी विजिट करते हैं इजिप्ट को, इंडिया एंड इजिप्ट में, तो साइन करते हैं कि स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को। बेसिकली ये जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो फॉलो करता है एक डिसीजन को फॉलोअप करता है, जो कि दो लीडर आपस में मिलकर बनाते हैं। कब ये बनाया गया था, तो जनवरी में, व्हेन अल सीसी विजिटेड इंडिया एज अ चीफ गेस्ट ऑफ द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, ठीक है ना। तो ये 2023 में जब अल सीसी आते हैं तब ये इसको फ्रेमवर्क किया गया था, ठीक है ना। उस वक्त उन्होंने डिसाइड किया था कि वो एलिवेट करेंगे इंडिया इजिप्ट बायलैटरल रिलेशनशिप को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के तौर पे। अब इस हाईलाइट क्या है, तो एक एमओयू साइन किया गया है। एमओयू जो इंक करता है एग्रीकल्चर, आर्कियोलॉजी और कंपटीशन लॉ के कॉपरेशन को बढ़ाने के लिए। फिर बायलैटरल बूस्ट में क्या होगा, बायलैटरल बूस्ट के लिए इंडिया पीएम मिलते हैं इजिप्ट के इंडिया यूनिट से और बोलते हैं, बात चलती है किस तरीके से रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन किया जाएगा। वॉर मेमोरियल ट्रिब्यूट की बात कर लेते हैं, तो होमेज पे किया गया 4300 फॉलन इंडियन सोल्जर्स को एट हेलियोपोलिस कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव सिमेंट्री में। G20 पार्टिसिपेशन की बात की गई, इजिप्ट नेम्ड एज द गेस्ट कंट्री एट अपकमिंग G20 समिट, ठीक है ना। हिस्टोरिक मॉस्क की विजिट हुआ, इंडियन जो पीएम है वो विजिट करते हैं 11th सेंचुरी अल हकीम मॉस्क, जो रिस्टोर किया गया था दाऊदी बोहरा कम्युनिटी के द्वारा। ये कम्युनिटी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। दाऊदी बोहरा कम्युनिटी के द्वारा रिस्टोर किया गया था, जो उनके हिस्ट्री को बताता है, उसको हाईलाइट किया गया वहाँ पे, ठीक है ना। अब बात करते हैं इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो के बारे में। इंटरनेशनल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई 18, 2023 को इनॉग्रेट किया 3 डे इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो प्रगति मैदान नई दिल्ली में। उन्होंने इनॉग्रेट किया एक वर्चुअल वॉक थ्रू को, जो अपकमिंग नेशनल म्यूजियम नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक्स में इसको बनाया गया है। पीएम ने बनाया जाएगा, पीएम ने अनवेल किया, ये भी बताया कि किस तरीके से वर्ल्ड्स की लार्जेस्ट म्यूजियम युगे युगीन भारत नाम याद रखिएगा, जो कि कैप्चर करेगा 5000 ईयर्स के इंडियन हिस्ट्री को, वो यहीं पे सेटअप होगा। जो इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो है वो ऑर्गेनाइज किया गया एज ए पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव, जो सेलिब्रेट करता है 47वें इंटरनेशनल म्यूजियम डे को। इसका थीम क्या था, म्यूजियम सस्टेनेबिलिटी एंड वेलबींग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। कुछ की लाइट है एक्सपो का, प्रधानमंत्री ने अनवेल किया मैस्कोट ऑफ द इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो, जो कि ग्राफिक नॉवल था, अ डे एट द म्यूजियम, द डिक्शनरी ऑफ इंडियन म्यूजियम एंड द पॉकेट मॉब ऑफ कर्तव्य पथ एंड म्यूजियम कार्ड। तो ये याद रखिएगा, ध्यान रखना है, याद तो रखने की जरूरत नहीं है। जो मैस्कोट है इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो का, वो आपको कंटेम्पराइज्ड वर्जन है डांसिंग गर्ल का, जो कि वुड से बनी हुई है और चन्नापट्टनम स्टाइल आर्ट स्टाइल में वो बन रखा है फिगरिन, ठीक है ना। इंडियन यूके नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर की बात कर लेते हैं। तो बेसिकली नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर को अनाउंस किया गया है कि यूके मिनिस्टर जो जॉर्ज फ्रीमैन थे और यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह थे, साइंस इनोवेशन काउंसिल के वक्त इसको अनाउंस किया गया, दोनों के प्रेजेंस में। की हाईलाइट किया था, यह एक जॉइंट इनिशिएटिव है इंडिया और यूके का, जो इन्हांस करेगा उनकी कॉपरेशंस को साइंस एंड टेक के फील्ड में, ठीक है। बात करें दोनों कंट्री के बारे में, तो वो आपस में काम करेंगी डीकार्बोनाइजेशन की, और किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ग्रीन हाइड्रोजन एज ए रिन्यूएबल सोर्स की तरह उसको इनबिल्ट किया जाए। साथ में ही कार्बन एमिशन को कम किया जाए और अचीव किया जाए नेट जीरो टारगेट्स को। इंडिया का नेट जीरो प्लेस की बात कर लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। जो प्राइम मिनिस्टर इंडिया है नरेंद्र मोदी, उन्होंने ऑलरेडी प्लेज किया है कुछ कमिटमेंट को, जैसे 50% ऑफ द एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से होगी 2030 तक। एग्जाम में पूछेगा कि अप टू व्हेन, तो 2030 तक किया गया है। साथ में ही रिड्यूस किया जाएगा टोटल प्रोजेक्ट को कि टोटल कार्बन इमिशंस को 1 बिलियन टन घटाया जाएगा। इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स 4th बिगेस्ट इमीटर है कार्बन डाइऑक्साइड का, चाइना के बाद। तो यूएसए चाइना, फिर यूएसए, फिर ईयू, उसके बाद फिर इंडिया ही है, 4th बिगेस्ट इमीटर है, तो इसको भी ध्यान में रखा जाएगा। टोटल पर कैपिटा इमिशन ऑफ CO2 पर ईयर बात कर लेते हैं, तो चाइना का आपको इतना है 8.1% है, 8.1 पर कैपिटा टन्स है, ठीक है। मेगा टन्स की बात कर ले 11,535 मेगा टन है। यूएसए 5,107 मेगा टन्स है, फिर ईयू की 3300 है, इंडिया की 2500 है, रशिया का 1700 है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं लैंग्वेज फ्रेंडशिप ब्रिज की। तो इंडिया काउंसिल ऑफ कल्चरल रिसर्च को ICCR कहते हैं, उसने लॉन्च किया एक प्रोजेक्ट कॉल्ड द लैंग्वेज फ्रेंडशिप ब्रिज। देखो यही पूछ देगा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है आपको। यह जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्च किया गया है कि वो बेसिकली वो लोगों को ट्रेन करेगा और एक एक्सपर्ट्स के पुल को बनाएगा, ठीक है ना, 10 लैंग्वेज में। तो याद रखिएगा 10 लैंग्वेज में कौन कौन, जैसे कि कजाक हो गया, उज़्बेक हो गया, बर्मीज़ हो गया, सिनालीज़ हो गया, जो कि बोला जाता है डिफरेंट कंट्रीज़ में,
जिससे इंडिया का हिस्टोरिकल एंड कल्चरल टाइज है, जैसे कि म्यांमार हो गया, श्रीलंका हो गया, उज्बेकिस्तान और इंडोनेशिया हो गया। यह जो प्रोजेक्ट है वो बेसिकली एम करेगा कि इंडिया की बेसिक जो भी एपिक्स है ना उसको ट्रांसलेट किया जाएगा, ठीक है, जो भी या फिर जो कंटेम्प्रेरी लिटरेचर्स हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए ट्रांसलेट किया जाएगा ताकि दोनों पढ़ सकें इसको। आईसीसीआर की बात कर लेते हैं। ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्बिट में आता है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। यह प्रमोट करता है कल्चरल डिप्लोमेसी को थ्रू कल्चरल एक्सचेंज विद अदर कंट्रीज। इसको फाउंड किया गया था 1950 में बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उनके द्वारा। आईसीसीआर की बात कर ले, इसको असाइन किया जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज़ के लिए, तो ये फैसिलिटेट करता है सेलिब्रेशन ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा बाय इंडियन मिशन पोस्ट अब्रॉड सिंस 2015। अब बात करेंगे इंडिया एंड मलेशिया सेटल करेगी ट्रेड इन INR, इंडियन रुपीज़ में। तो जो मिनिस्टर हैं एक्सटर्नल अफेयर के, उन्होंने अनाउंस किया, मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया कि अप्रैल 1 को इंडिया और मलेशिया ना है वो एग्री करेगी कि अपने ट्रेड को सेटल करेगी इंडियन रुपीज़ में। यह जो डेवलपमेंट है वो बेसिकली एक लैंडमार्क डिसीजन है जो लिया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, और ये अलाउ करेगा कि जो सेटलमेंट होंगे इंटरनेशनल ट्रेड के वो इंडियन रुपीज़ में सेटल होगा, ठीक है। मलेशिया बेस्ड इंडिया इंटरनेशनल बैंक ऑफ मलेशिया जो IIBM है वो उन्होंने ऑपरेशनलाइज किया है इस मैकेनिज्म को एक स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट खोल के, ठीक है ना। तो मैंने ऑलरेडी बताया था डोमेस्टिक करेंसी में अगर आपको पेमेंट करना है तो वोस्ट्रो अकाउंट खोलोगे, ठीक है। तो इंडिया की तरफ से कौन सी बैंक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को लिया गया है। यह जो मूव है वो एक तरीके से इंडिया अपनी एफर्ट लगा रही है किस तरीके से US के डॉलर से शिफ्ट किया जाए अपने आप को, ठीक है ना। और ये बेसिकली काम भी कर रहा है धीरे धीरे। रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, उसमें इस चीज़ की रियलाइजेशन हुई कि ऐसा होना चाहिए। UPI की बात कर लेते हैं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एंड पे नाउ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर थे ले हैसन लुंग जी, उन्होंने लॉन्च किया क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी थ्रू डिजिटल मीन्स, जिसको यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस कहते हैं, इंडिया का। और पे नाउ जो है वो सिंगापुर का है, वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। UPI एंड पे नाउ लिंक किया गया। UPI जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है वो इंडिया का है, पे नाउ सिंगापुरियन है, तो दोनों को ऐड किया गया। UPI काम करेगा पे नाउ के साथ, अब मतलब पे नाउ के लिए वो काम करेगा, वर्क करेगा। ऑर्गेनाइज किया गया फरवरी 1, 2023 को। लॉन्च किया गया था RBI के द्वारा, जो गवर्नर है RBI के गवर्नर थे शक्तिकांता दास, और मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर MAS जो है, जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे रवि मेनन, उनके द्वारा। ये जो लिंकेज था वो अलाउ करेगा इंडिविजुअल इन इंडिया, आप इंडिया में बैठे हो और सिंगापुर में बैठे हो तो आप आराम से रिमिट कर सकते हो मनी को एक दूसरे की बैंक में, ठीक है ना, और वो भी रियल टाइम में, मतलब आप सेकंड्स में कर सकते हो, ठीक है। सिंगापुर पहली कंट्री वैसी बनी है जो क्रॉस बॉर्डर पर्सन टू पर्सन पेमेंट फैसिलिटी को लॉन्च किया है इंडिया और सिंगापुर के बीच में, ठीक है ना। फंड्स जो बैंक अकाउंट में हेल्ड किए गए हैं वो या फिर ये किसी वॉलेट में है, इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट में है, वो आराम से ट्रांसफर हो सकते हैं इंडिया में यूजिंग UPI ID मोबाइल नंबर और वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। तो मतलब जिस तरीके से फ़ोन पे पेटीएम चलाते हो उस तरीके से आप सिंगापुर के साथ कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं सार्क के साथ करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने साइन किया है करेंसी स्वैप एग्रीमेंट, किसके साथ, विद द मालदीव्स मॉनेटरी अथॉरिटी MMA अंडर द सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क। देखो आपको पता होगा मालदीव्स के साथ इशू अभी हो चुका है, तो सार्क करेंसी स्वैप फैसिलिटी है वो आता है, ऑपरेशनलाइज होता है 15 नवंबर 2012 में। बेसिकली ये क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है स्वैप सपोर्ट एज अ बैकस्टॉप लाइन टू फंड द फॉर शॉर्ट टर्म फॉरेन एक्सचेंज लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट। जो छोटी मोटी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट है फॉरेन एक्सचेंज में तो वो ये प्रोवाइड कर देगा। ये जो एग्रीमेंट है वो इनेबल करता है MMA को, मतलब मालदीव्स मॉनेटरी अथॉरिटी को, कि वो आराम से विड्रॉ कर सके मल्टीपल लेयर ऑफ मैक्सिमम वो 200 मिलियन डॉलर निकाल सकते हैं RBI से, लेकिन वो मल्टीपल लेयर्स में निकालेंगे। करेंसी स्वैप एग्रीमेंट क्या होता है, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट जो है वो दो क्रॉस बॉर्डर एंटिटीज़ के बीच में होता है, जहाँ पे एक एग्री करता है कि वो लोन प्रोवाइड करेगा अनदर फॉरेन करेंसी में, ठीक है ना। इंडिया ने साइन किया था एक क्रॉस बॉर्डर स्वैप एग्रीमेंट $400 मिलियन का विथ श्रीलंका 2019 से 22 में जब उनकी क्राइसिस चल रही थी। तो ऑपरेशन कावेरी एंड सूडान क्राइसिस की बात कर लेते हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने अप्रैल 2023 को लॉन्च किया ऑपरेशन कावेरी, जो इवैक्यूएट करेगी नियरली 3000 इंडियन सिटीजन्स को सूडान से। तो सूडान के लिए जो इवैक्यूएशन प्रोग्राम था वो ऑपरेशन कावेरी था। आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, अफगानिस्तान के लिए जो इवैक्यूएशन प्रोग्राम आया था इंडिया का वो कौन सी था। और साथ में ही आपसे मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूँ कि इवैक्यूएशन प्रोग्राम्स इंडियंस का फ्रॉम यूक्रेन तो वो कौन सा था, ठीक है। तो याद रखिएगा नरेंद्र मोदी ने इस ऑपरेशन को केरल में अनाउंस किया था
वो एक पब्लिक इवेंट में जा रखे थे। द ऑपरेशंस इन्वॉल्व्स द डिप्लॉयमेंट ऑफ इंडियन नेवी INS सुमेधा, एक स्टेल्थ ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, और 2 इंडियन एयरफोर्स एयरक्राफ्ट गई थी जिसका नाम जो है C-130J, ठीक है ना। और ये तो कहाँ पे स्टैंड बाई था, तो जेद्दा में था। सूडान में क्या हो रहा है, सूडान एक डिस्प्यूट फेस कर रहा है बिटवीन कंट्री की आर्मी में और पारामिलिट्री ग्रुप में, जो कि लगभग 427 लाइफ्स वहाँ पे डेथ हुई थी। 273 सिविलियंस जो थे वो वुंडेड थे, 3700 से ज़्यादा वुंडेड थे। बेसिकली ये स्टार्ट हुआ था, जो क्लैशेस इरप्ट हुए थे वेस्टर्न सूडान और कैपिटल सिटी खार्तूम में, और इसी के साथ दारफुर रीजन जो था, वो दोनों एक तरीके से राइवल ग्रुप की तरह एक्ट कर रहे थे। जो सूडानीज आर्मी थी और पारामिलिट्री ग्रुप थी जिसको RSF कहते हैं और रैपिड सपोर्ट फोर्स कहते हैं, वो आपस में इस इशू में उलझी हुई थी। जो प्रेजेंट कॉन्फ्लिक्ट है सूडान का, वो उसकी रूट्स जो है वो बेसिकली जो उनके लॉन्ग सर्विंग प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ओमार अल बशीर, उनको ओवरथ्रो करने के लिए लाई गई थी। मिलिट्री जनरल्स थे, ठीक है ना। तो इसके कारण प्रोटेस्ट और बढ़ते चला गया था। चलिए अब कुछ रिसेंट रेस्क्यू ऑपरेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ऑपरेशन मैत्री 2015 में चलाया गया। यह जॉइंट रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, इंडियन आर्म फोर्सेस के द्वारा, जो लॉन्च किया गया 2015 में नेपाल के अर्थक्वेक के समय में, ठीक है ना। यह जो ऑपरेशन है वो इंडियन आर्म फोर्सेस, और भी कुछ ऑपरेशंस हैं जैसे ऑपरेशन मैत्री हो गया, जो नेपाल की रिकवरी एंड रेस्क्यू इंडियन नेशनल जो स्ट्रैंडेड थे उसके लिए चलाया गया था, ठीक है। तो यह ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन राहत था एक, ये 2015 में आया था। यमन सिविल वॉर जब ब्रोक आउट हुआ था यमन गवर्नमेंट और हौती रिबल्स के बीच में, तो उस वक्त रेस्क्यू करना था इंडियन को, तो ऑपरेशन राहत को लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन समुद्र सेतु देख लीजिए, कोविड-19 पेंडेमिक में इंडिया ने लॉन्च किया था नेवल ऑपरेशन, जो कि आपको जो उनके स्टैंडर्ड सिटीजन्स हैं ओवरसीज में उनको निकालने की बात की गई थी। वंदे भारत की बात कर लेते हैं, तो कोविड-19 पेंडेमिक में इंडिया वंदे भारत मिशन को लॉन्च किया था, जो भी सिटीजन्स अब्रॉड हैं बाहर, उनको निकालने के लिए। ऑपरेशन देवी शक्ति, तो बेसिकली अफगानिस्तान का टेक ओवर हुआ था तालिबान ग्रुप के द्वारा, वहाँ पे इवैक्यूएट किया गया था इंडियंस को। ऑपरेशन गंगा की बात कर लेते हैं, तो लॉन्च किया गया था रशिया और यूक्रेन के लिए, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा इंटरनेशनल रिलेशन का पार्ट। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं समिट्स कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अगर आपको MCQ NCERT की बैच ज्वाइन करनी है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी डिटेल डाल रखी है टेलीग्राम चैनल पे, वो ज़रूर आपकी मदद करेगा। NCERT का क्वेश्चंस होंगे उसमें, आप उसकी वीडियो देख सकती हो। आई हैव गिवन द डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट। सो थैंक यू।